ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदायों को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लेखक की लेख की एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद। 232 वाई हाश वाई। रघुनाथ रायजादा ने जैसे ही नव्या की बात सुनी उनका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा था। उनका दिमाग गुस्से से फटने के लिए तैयार था। उन्होंने अपने जबड़े कसकर भींच लिए थे। वो बिना पीछे मुड़े नव्या और साक्षी से अपनी रौबदार और डरावनी आवाज में कहते हैं, जाओ और अपनी बॉस से कहो कि उसके पापा आज रात का डिनर उसके साथ करना चाहते हैं। नव्या और साक्षी उनकी ऐसी आवाज़ सुनकर ही काम सी जाती है। वो ओके अंकल कहकर जल्दी से वहां से निकल जाती है। उनकी हिम्मत नहीं थी वहां और ज्यादा रुकने की। उनके जाने के बाद रघुनाथ रायजादा पीछे मुड़कर गेट की तरफ देखते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो गई थी। उनके माथे की नसें तनी हुई थी। इस पल में वो किसी शैतान की तरह लग रहे थे। उनके साथ मौजूद उनका खास आदमी विष्णु भी उनका ये रूप देखकर डर जाता है। यहाँ पुणे में अब रात हो गई थी। अनिता अब भी हर्ष के फ्लैट में मौजूद थी। वो अक्षत कियान के साथ हॉल में बैठी उनसे बातें कर रही थी और अनन्या किचन में काम कर रही थी। तभी एक आवाज़ के साथ कोई फ्लैट की डोर बेल रिंग करता है। किचन में काम कर रही अनन्या के कान खड़े हो जाते हैं और अनिता जिसकी गोद में कियान बैठा था वो एक गहरी सांस लेकर कियान को अपनी गोद से उतार देती है और खुद ही उठकर दरवाज़ा खोल देती है। उम्मीद अनुसार ये कोई और नहीं हर्ष ही था। अपनी मां को अपने सामने देखकर भी हर्ष के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदलते। उसे अनिता के यहाँ होने की खबर पहले से ही थी। वो बिना अनिता पर ज्यादा ध्यान दिए उसके साइड से निकलकर अंदर आ जाता है। अनिता दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसे पता था जो अब वो कहने जा रही है उसे सुनने के बाद शायद हर्ष अपना आपा खो भी सकता है। हर्ष, वो मुझे तुमसे एक बात करनी है। हर्ष के कदम अपनी माँ की बात सुनकर रुक जाते हैं। वो बिना पीछे पलटे कठोर आवाज में कहता है, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अनिता को उसकी ऐसी टोन सुनकर काफी बुरा लग रहा था। उसका बेटा उससे कभी भी ऐसे बात नहीं करता था, पर फिर भी इस वक्त वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए हर्ष से कहती है, हर्ष, तुमने दिल्ली वापस आने के बारे में क्या सोचा है? हर्ष की बूढ़े उसकी बात सुनकर तन जाती है। वो पीछे मुड़कर अनिता को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता अनिता अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है, देखो, तुम्हें अगर जिंदल मेंशन नहीं आना तो कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के रहने के लिए एक विला अरेंज करवाया है जिसके बारे में जिंदल फैमिली में कोई जानता। तुम चाहो तो वहां रह सकते हो अपनी फैमिली को लेकर और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां तक बात है तुम लोगों की सेफ्टी की तो उसका इंतज़ाम तुम्हारे पापा ने ऑलरेडी कर लिया है। डोंट वरी, वहां किसी को तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। हर्ष ने उसकी बात अच्छे से सुनी और समझी। किचन के दरवाजे पर खड़ी अनन्या और पास में ही खड़े अक्षत कियान ने भी अनिता की बात सुनी। हर्ष को दिल्ली वापस जाने के नाम से ही गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उस शहर ने 11 साल पहले उसका सब कुछ छीन लिया था, पर किसी तरह वो अपने आप को शांत करते हुए अनिता से कहता है, देखिए, मैंने आपको यहाँ आकर अक्षत कियान से मिलने की इजाज़त दी है और मैं आपसे बिहेव भी अब पहले से बेहतर करता हूँ, पर बस इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही लगाए तो अच्छा होगा। ये कहकर हर्ष बेडरूम में वापस चला जाता है। अनिता उसे अपनी बेबस आंखों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका वही बेटा था जो उसकी हर छोटी सी छोटी बात में भी उसकी आज्ञा का पालन करता था। अनन्या, जो कि ये सब देख रही थी, वो अनिता के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अनिता को समझाते हुए कहती है, आंटी, आप प्लीज़ उनकी बात का बुरा मत मानिए। हाँ ठीक है, अनिता उसकी बात को काटते हुए कहती है। वो रूड टोन में आगे कहती है, मैं मेरे बेटे को तुमसे बेहतर जानती हूँ। उसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था। तुमने उसके साथ कुछ साल उसके साथ क्या बिता लिए? तुम्हें लगता है तुम उसे मुझसे बेहतर तरीके से जानती हो? अनन्या उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर थोड़ा सहम जाती है। ये पहली बार था जब उसकी सास ने उसे डांट लगाई थी, जो उसके लिए एक नया अनुभव था। उसे अनिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अनिता को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। शायद वो हर्ष का फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रही थी। अगले ही पल अनिता फ्लैट से निकल जाती है। उसे पता था इस वक्त उसका दिल्ली वापस चले जाना ही ठीक है। अनन्या भी उससे कुछ नहीं कह पाती। वो उसे बस जाते हुए देख रही थी। अनिता वहां से पैर पटकते हुए निकल जाती है। अपने बेटे की ऐसी बेरुखी उससे और सही नहीं जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनन्या उसके जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर दरवाज़ा बंद कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि इन दोनों माँ बेटों की लड़ाई में वो कहीं उलझ सी गई है। अनन्या पीछे मुड़कर देखती है तो उसके दोनों बेटे अक्षत कियान अपनी काली टिमटिमाती आंखों से उसे ही देख रहे थे। अनन्या अपने चेहरे पर किसी तरह एक ज़बरदस्ती की मुस्कान लाकर उन दोनों से कहती है, अक्षत कियान बेटा, दादी अभी गुस्से में थी, उनकी बात का बुरा मत मानो। चलो, मैं आप दोनों को सुला देती हूँ। थोड़ी देर बाद अनन्या अक्षत कियान को खाना खिलाकर सुला देती है। उन दोनों को सुलाने के बाद अनन्या को ख्याल आता है कि हर्ष कब से रूम में ही है और अब तक रूम से बाहर नहीं आया है। उसने अभी खाना भी नहीं खाया है। अनन्या रूम में जाकर देखती है तो एक पल के लिए अपने सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। हर्ष पूरे रूम में कहीं भी नहीं था, पर तभी अनन्या की नज़र बालकनी के दरवाजे पर पड़ती है जो कि खुला था। अनन्या समझ जाती है कि हर्ष बालकनी में है। अनन्या इतने सालों की शादी में हर्ष की आदतों से अब अच्छी तरह से वाकिफ हो गई थी। उसे पता था हर्ष जब भी किसी बात से अपसेट होता तो वो बालकनी में जाकर चांद को देखने लगता है।
अनन्या उसे खाना खाने के लिए बुलाने जाने ही वाली होती है कि तभी बेड के सिरहाने रखा हर्ष के फ़ोन का नोटिफिकेशन रिंग होता है। अनन्या की नज़र भी उस पर जाती है, ना चाहते हुए भी अनन्या के कदम उस तरफ बढ़ जाते हैं। अनन्या हर्ष का फ़ोन देखने लगती है। जैसे ही अनन्या फ़ोन की स्क्रीन पर आया मैसेज पढ़ती है, उसकी आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हो जाती है। उस पे किसी अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था कि कब दोगे अपनी उस बीवी को तलाक, जल्दी करो ना, अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती, तुम ऑलरेडी मुझे काफ़ी तड़पा चुके हो। अनन्या को तो मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो हर्ष का फ़ोन खोलकर देखती है। फ़ोन पर पासवर्ड उसी के नाम का था जो अनन्या जानती थी। जैसे जैसे अनन्या उस अनजान लड़की और हर्ष के बीच हुई चैट्स पढ़ती जाती है, उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की दो लंबी लंबी धाराएं बहने लगती है। उस लड़की ने हर्ष को 200 से ज़्यादा मैसेजेस कर रखे थे। यही नहीं, उस लड़की ने अपनी कुछ निजी तस्वीरें भी हर्ष को भेज रखी थी। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो लड़की हर्ष को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी, और तो और हर्ष भी उस लड़की को लगातार मिलने के लिए बुला रहा था। अनन्या की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका पति उसे उसकी पीठ पीछे धोखा दे रहा है। वो अपनी जगह पर जम सी जाती है। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। हर्ष, जो कि अब तक बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था, उसे इस बात का एहसास होता है कि वो काफ़ी देर से यही खड़ा है। वो अंदर आकर देखता है अनन्या के हाथ में उसका फ़ोन है और वो उसमें कुछ देख रही है, जिसे देखकर हर्ष की आंखें छोटी हो जाती है। हर्ष चलकर अनन्या के सामने आ जाता है और उसका चेहरा ध्यान से देखने लगता है। हर्ष को समझ में आता है कि अनन्या उसका फ़ोन देखते हुए रो रही है। हर्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनन्या, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम मेरे फ़ोन में क्या देख रही हो? अनन्या का ध्यान उसकी आवाज़ सुनकर टूट जाता है। वो उसे अपनी लाल आंखों से गुस्से से देखकर कहती है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मुझे ये बताइए कि ये क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे। ये कहकर अनन्या हर्ष के सामने उसका फ़ोन कर देती है। हर्ष देखता है अनन्या ने उसकी और उस लड़की की सारी चैट्स देख ली है। हर्ष को समझते देर नहीं लगती कि अनन्या ने इस चैट का कुछ और ही मतलब निकाल लिया है। वो जल्दी से कहता है, देखो अनन्या, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो अनन्या रोते हुए उसकी बात को बीच में काट कर कहती है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने सब देख लिया है अपनी आंखों से। ये कहकर अनन्या हर्ष के हाथ में उसका फ़ोन देकर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाती है। वो लगातार रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रोते रोते हर्ष से कहती है, आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई हर्ष मेरे प्यार में? पूरे तन मन से आपका घर और आपके बच्चों को संभालती हूँ। 4 साल पहले मैं आपके लिए अपने पापा का घर और सारे ऐशो आराम छोड़कर आई थी। शादी के इतने सालों बाद मुझे पता चला कि आप इतने सालों तक मुझसे अपनी असली पहचान छिपाते आए हो, पर फिर भी इन सब के बावजूद मैंने आपको अपना लिया। और आपने क्या किया? आखिर ऐसी क्या कमी है मुझ में? क्या इसलिए क्योंकि मैं उन लड़कियों की तरह छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती? हर्ष का दिल भी उसकी बात सुनकर धक से रह जाता है। अनन्या की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभती है। वो जल्दी से अनन्या का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, अनन्या, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और प्लीज़ धीमी आवाज़ में बात करो, अक्षत के आन जाग जाएंगे। इस पर अनन्या उससे खुद को उससे छुड़ाते हुए कहती है, सुनने दीजिए ना, उन्हें भी तो पता चले उनके पापा कैसे गुल खिला रहे हैं। हर्ष को उसकी इस बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर इस वक्त वो हालात को समझते हुए चुप रह लेता है। अनन्या ये सब कहने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है। हर्ष भी उसे चुप कराने की कोई खास कोशिश नहीं करता। उसे पता था इस वक्त अनन्या उसकी कोई बात ठीक से नहीं सुनेगी। वो बस उसे अपने सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद जब अनन्या थोड़ा शांत हो जाती है, ये महसूस करके हर्ष उसे अपने सीने से धीरे से अलग करता है। वो उसका छोटा सा चेहरा जो रोने की वजह से लाल पड़ गया, उसे अपने हाथों में भरकर कहता है, अनन्या, अगर कभी भी मुझे सच्चे दिल से प्यार किया है तो एक बार मेरी बात सुन लो और समझने की कोशिश करो। उसकी बात मानो अनन्या पर किसी जादू की तरह असर करती है। वो हल्के से अपना सर हाँ में मिलाकर हर्ष को बोलने का इशारा करती है। हर्ष कहता है, दरअसल लगभग पिछले 2-3 महीनों से मुझे कोई इसी तरह के लगातार लव लेटर्स और ऐसे ही अश्लील मैसेजेस भेज रहा है, पता नहीं वो कौन है। अनन्या उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगती है। हर्ष आगे कहता है, मैंने उस मैसेजेस भेजने वाले इंसान के कई नंबर्स ब्लॉक किए हैं, पर वो जो भी है बहुत चालाक है। हर बार एक नए नंबर से मैसेज करके मुझे परेशान कर रही है। अनन्या अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहती है, तो आप उसे मिलने के लिए क्यों बुला रहे थे? हर्ष इस पर प्यार से उसके माथे पर चपत लगाते हुए कहता है, अरे पागल लड़की, वो तो इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो आखिर है कौन। इस पर अनन्या थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। उसे भी याद आता है कि हर्ष ने उस लड़की से ज़्यादा चैट भी नहीं की थी और उसके अश्लील मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दिया था। वो आगे कहती है, तो आपको पता चला कि वो लड़की कौन है? इस पर हर्ष अपने फ़ोन में वो नंबर ब्लॉक करते हुए कहता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि वो कोई उर्वशी नाम की लड़की है जो ये सब कर रही है, पर मैं अभी इस बारे में श्योर नहीं हूँ। अनन्या उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। जहाँ तक उसे याद था, उर्वशी नाम की किसी लड़की को वो तो नहीं जानती थी, पर फिर भी वो हर्ष को अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए कहती है,
अगर ये सब इतने दिनों से चल रहा है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इस पर हर्ष हंसते हुए कहता है, अनन्या ये सब होना आजकल नॉर्मल बात है, और वैसे भी जब मैं खुद श्योर नहीं था, मुझे लगा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे इन सब के बारे में बता सकता था। अनन्या उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अच्छे से नोटिस कर रही थी जो बिल्कुल नॉर्मल थे। उसे समझ में आ गया था कि हर्ष सच बोल रहा है। अनन्या उसका चेहरा देख रही थी जो इतना कुछ होने के बावजूद भी बिल्कुल शांत था। वो अपनी क्यूट सी टोन में एक नकली मुस्कान के साथ कहती है, ई एम सॉरी हर्ष, वो मुझे ऐसे बिना कुछ सोचे समझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हर्ष उसकी इस बात पर बिना उसे देखे अपना फ़ोन चलाते हुए कहता है, कोई बात नहीं बीवी, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, इट्स ओके। अनन्या को उसका रूखा बिहेवियर काफ़ी हर्ट कर रहा था। वो जानती थी वो चेहरे से तो कुछ जाहिर नहीं होने दे रहा है, पर उसकी उन कड़वी बातों को उसे बुरा तो लगा होगा। वो खुद जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। हर्ष इस पर भी कुछ नहीं कहता तो अनन्या उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए रूंधे गले से कहती है, मुझसे बात करो ना, ऐसे चुप मत रहिए, ना चाहो तो मुझे 2 थप्पड़ लगा दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। इस पर हर्ष अपना फ़ोन साइड में रख कर उसकी कमर अपने दोनों हाथ डालकर उसके एक गाल पर किस करके कहता है, बीवी तुम पर हाथ उठाने के बारे में ना मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब जाओ और हम दोनों के लिए खाना लगाओ। ये कहकर हर्ष उसे अपनी बाहों से अलग कर देता है। अनन्या भी उठकर वहां से जाते हुए कहती है, हाँ हाँ चलिए ना, मैंने आज आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाया है। हर्ष उसे जाते हुए देख मुस्कुरा देता है और ना में अपना सर हिलाते हुए अपने आप से कहता है, पागल लड़की। यहाँ मुंबई रायज़ादा विला के डाइनिंग टेबल पर उर्वशी अपने पापा रघुनाथ रायज़ादा के साथ रात का डिनर कर रही थी। इस वक्त वो दोनों बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। दोनों के चेहरों पर शून्य भाव था। उर्वशी बिल्कुल अपने पापा की फीमेल वर्जन लग रही थी। खाने के साथ ही वो किसी से अपने फ़ोन पर चैट भी कर रही थी। रघुनाथ रायज़ादा भी कब से यही नोटिस कर रहे थे। वो एक नकली खांसी खांसते हुए कहते हैं, तो कैसा चल रहा है बिजनेस, सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? इस पर उर्वशी उनकी बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहती है, हाँ डैड। रघुनाथ रायज़ादा उसे घूरते हुए कहते हैं, वैसे तुम ये लव लेटर्स और फ्लिटी मैसेजेस किसे भेजती रहती हो? आज से पहले तो तुमने कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इस पर उर्वशी की बोहे तन जाती है। वो अपने डैड को घूरते हुए कहती है, डैड ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे पसंद नहीं कि इसमें कोई इंटरफेयर करे। रघुनाथ रायज़ादा अपनी बेटी की इस बात पर भड़क जाते हैं। उन्हें तेज गुस्सा आ जाता है। वो अपनी जगह पर खड़े होकर कहते हैं, पर्सनल लाइफ माय फुट, तुम्हें पता भी है तुम जिसे अपना मान कर बैठी हो वो एक शादीशुदा इंसान है, और तो और उसके 2 बच्चे भी है, और वैसे भी वो हमारे बराबरी का नहीं है। उर्वशी भी तैश में आकर उतनी ही तेज आवाज में कहती है, डैड आप भी सुन लीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 बच्चों का बाप है या 10 बच्चों का बाप, और रही बात स्टेटस की तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे अपना मान चुकी हूँ। रघुनाथ रायज़ादा हैरान थे। उन्होंने उर्वशी को उसकी मां की मौत के बाद आज पहली बार इतना ज्यादा बोलते हुए देखा था। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो हमारे बराबरी का नहीं है, वो एक मामूली सिक्योरिटी ऑफिसर है, तुम्हारा उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। इस पर उर्वशी उनसे नजरें फेर कर कहती है, डैड मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं शादी करूंगी तो बस समर से ही, एंड इट्स में फाइनल डिसीजन। रघुनाथ अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही जुनून और पागलपन देख सकते थे। पूरी दुनिया में उर्वशी वो इकलौती इंसान थी जिसे उनके गुस्से से फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अपनी इस इकलौती औलाद को काफ़ी नाजों से पाला था। वो एक सरकास्टिक मुस्कान के साथ कहते हैं, अच्छा तो मान लिया तुम उससे प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो, पर वो उसका क्या उसने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा? क्या उसने तुमसे कहा कि वो भी तुमसे शादी करना चाहता है? नहीं ना। तो फिर ये लव लेटर्स भेज भेज के तुम उसका प्यार कभी नहीं पा सकती। जाओ और उसे शादी के लिए मनाओ, फिर उसे मेरे सामने लाओ, तब जाकर मैं तुम दोनों की शादी के बारे में सोचूंगा। उर्वशी अपने दांत पीसते हुए कहती है, देखना डैड वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। ये कहकर उर्वशी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रघुनाथ उसे तब तक देखते रहते हैं जब तक उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर लिया। उसके जाने के बाद वो अपने मन में कहते हैं, नो उर्वशी नो, मैं कभी आपको एक शादीशुदा आदमी से शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं आपका समाज में दूसरी औरत कहलाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लगता है अब मुझे उसे ही मिटाना होगा जिसके आप सपने बुन रही है। ये कहकर रघुनाथ अपने खास आदमी विष्णु को अपने पास बुलाते हैं और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं। 233 हाशवीज उर्वशी। अगले दिन सुबह का वक्त अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए हर्ष की पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी। अनन्या खाते खाते भी चोर नज़रों से हर्ष को ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। अनन्या को अब भी लग रहा था कि हर्ष उससे कल की बात को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़ है। वो उससे कुछ कहना तो चाहती थी, पर अक्षत कियान भी इस वक्त वही बैठे थे, जिसकी वजह से वो चाहकर भी हर्ष से कुछ नहीं कह पा रही थी। ऐसे ही उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। हर्ष अक्षत कियान को लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी अनन्या उन तीनों को रोकते हुए कहती है,
हाँ हर्ष जरा रुकिए। इस पर अक्षत कियान को लेकर बाहर जाता हर्ष रुक जाता है। वो अनन्या को सवालिया नज़रों से देखने लगता है तो अनन्या कहती है, वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, ज़रा रूम में आइए ना। ये कहकर अनन्या आगे बिना कुछ कहे बेडरूम में चली जाती है। हर्ष अपनी आंखें छोटी करके उसे ही देख रहा था, तभी उसकी नज़र वहां खड़े अक्षत कियान पर पड़ती है जो सवालिया नज़रों से उसे ही देख रहे थे। वो अक्षत कियान की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहता है, अक्षत कियान पापा अभी आते हैं, आप दोनों बैठकर इंतज़ार करो। ये कहकर हर्ष रूम में चला जाता है। जैसे ही हर्ष रूम में जाता है उसकी आंखें एक पल के बड़ी हो जाती है, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान भी आ जाती है। अनन्या उसके सामने अपना सर झुकाकर खड़ी थी और उसने अपने दोनों कान पकड़े हुए थे। उसने अपना दुपट्टा भी नीचे फ्लोर पर फेंक दिया था और उसके डीप नेक की वजह से उसकी अपर बॉडी हर्ष के सामने साफ साफ विजिबल थी, मानो उसने हर्ष के सामने सरेंडर कर दिया है। हर्ष अच्छे से समझ गया था कि वो कल की बात को लेकर अपसेट है और उससे माफ़ी मांग रही है। हर्ष मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और फ्लो से उसका दुपट्टा उठाकर उसे पहना देता है। अनन्या ये जैसे ही महसूस करती है वो अपनी आंखें उठाकर उसे देखने लगती है। इससे पहले कि अनन्या और कुछ सोच या समझ पाती, हर्ष एक झटके से उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके कान के बिल्कुल करीब जाकर काफ़ी सेडिक्टिव टोन में कहता है, क्या बात है बीवी, क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हो? करना है तो शौक से करो, पर बाद में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी इस हरकत पर पछतावा हो। अनन्या उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बिना सीने से बिना अलग हुए लगभग रुआंसा होकर कहती है, वो कल रात जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए हर्ष, मैं वैसा कुछ कहना नहीं चाहती थी। पर हर्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वो उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है और उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। अनन्या की आंखें अपने आप बंद हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो भी इस किस में उसका साथ देने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हर्ष के दोनों हाथ उसकी कमर पर से लिपटे हुए थे। हर्ष उसका खूबसूरत चेहरा देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं बीवी, मैं जानता हूँ वो सब तुमने गुस्से में कहा था और वैसे भी मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम मेरे लिए इतनी पॉजिटिव हो। अनन्या उसके सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए कहती है, हाँ तो होगी ही ना पॉजिटिव, आप इतने हैंडसम जो हो, अगर किसी ने आपको मुझसे छीन लिया तो। इस पर हर्ष उसे अपने से अलग करके हंसते हुए कहता है, डोंट वरी बीवी, ई एम ऑल योर्स, मुझे तुमसे कोई नहीं छीनेगा, ओके। अनन्या के चेहरे पर भी उसकी बात सुनकर एक चमक आ जाती है। हर्ष अनन्या से कहता है, चलो अब बाहर, अक्षत कियान कब से वेट कर रहे होगे। अनन्या को उसकी बात सुनकर होश आता है। वो अपने सर पर एक हल्की सी चपत लगा देती है। थोड़ी देर बाद हर्ष अक्षत कियान को लेकर घर से निकल जाता है। वो उन दोनों को उनके स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। हर्ष का मूड इस वक्त पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में काफ़ी अच्छा था। हर्ष मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था। हर्ष इस वक्त अपने ऑफिस जाने वाले रास्ते पर ड्राइव कर रहा था। अचानक एक झटके से उसकी कार रुक जाती है। हर्ष ने अपने सामने का नज़ारा देखकर कार पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था। हर्ष देखता है उसके सामने एक लिमिटेड एडिशन वाली BMW कार खड़ी है। कार के बोनट पर एक लड़की बैठी है। उस लड़की ने एक वाइट टॉप और डेनिम शॉर्ट्स पहन रखे थे। उस लड़की के सर पर स्पोर्ट्स कैप थी और उसने अपना सर झुकाया हुआ था, जिस वजह से हर्ष उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। ये सड़क एकदम सुनसान थी। ये हर्ष के ऑफिस जाने का एक शॉर्टकट रास्ता था, जिस वजह से यहाँ से गाड़ियाँ भी कम आ जा रही थी और ये सड़क काफ़ी छोटी भी थी। एक वक्त पर एक ही गाड़ी इस सड़क से आ सकती थी या जा सकती थी। हर्ष लगातार अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाए जा रहा था, पर उस लड़की के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वो वैसे ही बिना हिले डुले कार के बोनट पर बैठी रहती है। वो एक बार अपना सर उठाकर ऊपर देखने की जहमत भी नहीं उठाती। काफ़ी देर तक हॉर्न बजाने के बाद भी जब वो लड़की हर्ष के रास्ते से नहीं हटती तो आखिरकार हर्ष ही थक हार कर अपनी कार से बाहर आता है। वो उस लड़की को घूरते हुए तेज़ आवाज़ में कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? और तुम ये रास्ते के बीचों बीच क्यों खड़ी हो? जल्दी से यहाँ से हट जाओ, समझी? इस पर भी वो लड़की कोई रिएक्शन नहीं देती। वो अपना सर नीचे किए एक टक ज़मीन को घूर रही होती है। ये देखकर हर्ष को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तेज़ कदमों से जाकर उस लड़की से कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने तुमसे कुछ कहा है? अपनी गाड़ी लो और हट जाओ यहाँ से। हर्ष को अपने इतना करीब पाकर वो लड़की, जो अब तक टस से मज़ होने का नाम नहीं ले रही थी, वो एकदम से अपना चेहरा ऊपर उठा लेती है। जैसे ही हर्ष उस लड़की का चेहरा देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे ऐसा लगा शायद उसने इस लड़की को पहले भी कभी देखा था। थोड़ी देर अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद ही उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जो कुछ महीनों पहले उससे बीच पर टकराई थी। ये लड़की कोई और नहीं, उर्वशी रायज़ादा थी। तुम? हर्ष उर्वशी को घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ? तुम तो वही थी ना जो उस दिन मुझसे बीच पर टकराई थी। फिर हर्ष कुछ सोचते हुए कहता है, मतलब तुम मेरा पीछा कर रही हो? हर्ष के इस सवाल पर मुस्कुराते हुए हाँ में सर मिलाकर कहती है, अब हम आपका पीछा नहीं करेंगे तो किसका पीछा करेंगे? चुपके से तुझ पर मरते हैं, तुझे खबर तक नहीं। हम इश्क लिखते रहे और तूने पढ़ा तक नहीं। हर्ष को उर्वशी की इस बात का मतलब समझ में नहीं आता। वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कड़क आवाज़ में उर्वशी से कहता है, देखो मेरे पीछे आकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ माय वे, मुझे देर हो रही है। उर्वशी इस पर मुस्कुराते हुए कहती है, चली तो मैं जाऊंगी, पर तुमने मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं जो मैंने कल रात तुमसे पूछा था।
इस पर हर्ष उर्वशी को आंखें छोटी करके देखने लगता है। उर्वशी उसकी आंखों में कंफ्यूजन देख एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, इतनी जल्दी भूल भी गए? अरे उसी सवाल का जवाब जो मैं ना जाने कब से पूछ रही हूँ। कब दे रहे हो अपनी बीवी को तलाक? और कब कर रहे हो मुझसे शादी? हर्ष ने जैसी ही उसकी ये बात सुनी उसे काफ़ी तेज़ गुस्सा आया। वो उर्वशी की बात का कुछ जवाब देने ही वाला था कि उसे याद आया कि उर्वशी ने अभी अभी उससे क्या कहा। हर्ष अपने दांत पीसते हुए 1 मिनट तक उर्वशी को देखता रहता है, फिर तेज़ आवाज़ में कहता है, तो वो तुम हो जो इतने महीनों से मुझे वो मैसेजेस भेज रही हो? इस पर उर्वशी बस मुस्कुराते हुए हाँ में सर मिला देती है। हर्ष को ये देखकर तेज़ गुस्सा आ जाता है। वो लगभग उस पर चीखते हुए कहती है, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा अनजान और पराये आदमी को अपनी ऐसी फोटोज़ भेजते हुए? क्यों कर रही थी तुम ये सब? उर्वशी को उसकी ऐसी टोन सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था, पर वो इसका एहसास हर्ष को नहीं होने देती। वो बड़े आराम से अपने सर से वो स्पोर्ट्स कैप उतारते हुए कहती है, शर्म तो तब आती जब कोई गैर होता, पर आप तो अपने ही है जनाब। हम आपको तन और मन से अपना समझ बैठे हैं, फिर कैसी शर्म? हर्ष को उसकी आंखों में अपने लिए एक दीवानगी नजर आ रही थी। वो उर्वशी को घूरते हुए कहता है, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? इस पर उर्वशी के चेहरे पर मौजूद मुस्कान और भी ज्यादा चौड़ी हो जाती है। वो हर्ष को काफी इंटेंस नजरों से देखते हुए कहती है, पता है जब से तुम्हें उस दिन बीच पर देखा था ना, तब से ही तुम्हारे लिए पागल हो गई थी। मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि मैंने किसी मर्द को देखा है। मैं तुम्हें पाने के और तुम्हें जिंदगी भर अपने पास रखने के सपने सजाने लगी हूं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। हर्ष को उसकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, सॉरी, इस जन्म में तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मेरे दिल पर किसी और का नाम लिखा है, इसीलिए मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उर्वशी को उससे ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। वो थोड़ी सैडिक्टिव टोन में कहती है, सोच लो, आखिर एक लड़की के साथ कितने वक्त तक रहोगे तुम? कभी ना कभी बोर तो हो ही जाओगे ना उससे। डोंट वरी, मैं तुम्हें हर चीज़ में तुम्हारी बीवी से ज़्यादा खुश रखूंगी, और यहाँ तक कि बिस्तर पर भी। हर्ष उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की ऐसा कुछ कह सकती है। उर्वशी देखती है कि हर्ष पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो अपना ट्रम्प कार्ड निकालते हुए हर्ष से कहती है, अरे लो, मैं भी कितनी पागल हूँ, मैंने अभी तक तुमसे अपने आप को तो इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। मेरा नाम है उर्वशी रायज़ादा। मैं रायज़ादा एम्पायर के मालिक रघुनाथ रायज़ादा की इकलौती औलाद हूँ। आज की डेट में रायज़ादा एम्पायर की इकलौती वारिस। हर्ष के चेहरे पर उसकी बात सुनकर एक सरकास्टिक मुस्कान आ जाती है। वो उसे देखते हुए कहता है, वो तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम ज़रूर किसी बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। उर्वशी उसकी इस बात पर अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। उससे आज तक इस तरह से बात किसी ने भी नहीं की थी, पर किसी तरह वो अपने गुस्से को संभालते हुए हर्ष से कहती है, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ और रायज़ादा एम्पायर क्या चीज़ है? तुम्हें पता है रायज़ादा एम्पायर का येली अरबों का टर्नओवर है, और तुम्हें पता है मैं उसकी इकलौती वारिस हूँ। मेरा कोई और भाई या बहन भी नहीं है। हर्ष उसकी इस बात पर उसे आंखें छोटी करके देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उर्वशी उसे ये सब क्यों बता रही है। उर्वशी उसकी आंखों में चल रहे सवालों को समझ जाती है। वो बड़े एटीट्यूड से कहती है, तुम्हें पता है मेरे डैड अब बूढ़े होते जा रहे हैं, और उनकी विल के हिसाब से उनका जितना भी बिजनेस और प्रॉपर्टी है वो सब मेरा और मेरे होने वाले पति का है। हर्ष उसकी इन सब बातों से अब इरिटेट हो जाता है। वो झल्लाते हुए कहता है, तो इन सब से मेरा क्या लेना देना? ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? इस पर उर्वशी एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, ओफो, तुम इतना भी नहीं समझे। सिंपल सी बात है, तुम अपनी उस बीवी को तलाक दे दो और मुझसे शादी करके ऐश करो। आखिर कब तक उस छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहोगे? तुम मुझसे शादी कर लो और अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर कर लो। और रही बात तुम्हारी उस सो कॉल्ड बीवी की, तो उसको तुम अपनी मौज मस्ती के लिए अपने साथ रख सकते हो। डोंट वरी, मुझे और मेरे डैड हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर्ष को उसकी इस बात पर बेहद गुस्सा आ रहा था। ये लड़की उसे अपने पैसों से खरीदने की कोशिश कर रही थी। अगर उसे सच में बिजनेस और प्रॉपर्टी चाहिए होती तो वो कब का अपने पापा के पास जाकर उनसे अपना हक मांग लेता। असली गुस्सा तो हर्ष को अनन्या के बारे में सुनकर आया था। ये लड़की उसे उसकी बीवी को रखेल बनाकर रखने की बात कर रही है। हर्ष उर्वशी को एक लुक देकर वहां से जाते हुए कहता है, शुक्र करो कि तुम एक लड़की हो, वरना अगर तुम एक आदमी होती तो अब तक मैं तुम्हारी लाश पर से गुजर गया होता। मिस उर्वशी रायज़ादा, एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे ना तो तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट है, ना ही तुम्हारी बॉडी में। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मेरा पीछा छोड़ दो और अपने लिए कोई और सूटेबल लाइफ पार्टनर तलाश करो। नाउ गेट आउट ऑफ माई वे। ये कहकर हर्ष वहां से जाने लगता है तो उर्वशी उसका हाथ पकड़ लेती है। हर्ष उसकी पकड़ का दबाव महसूस करके हैरान था। उर्वशी दिखने में तो एक दुबली पतली और स्लिम लड़की थी, पर उसमें ताकत नॉर्मल लड़कियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। उर्वशी अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझे कोई भी चीज़ आसानी से पसंद नहीं आती, पर जब एक बार आ जाती है तो उसे मैं हासिल करके रहती हूँ, और अगर किसी तरह वो चीज़ मेरी नहीं होती तो मैं उसे बर्बाद कर देती हूँ, समझे तुम?
हर्ष उसकी बात सुनकर एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है। हालांकि उर्वशी में ताकत बहुत थी पर तब भी हर्ष के सामने वो कुछ भी नहीं थी। हर्ष उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें जो करना है कर लो। ये कहकर हर्ष वहां से अपनी कार लेकर किसी तरह से निकल जाता है। उर्वशी दीवानगी से उसे जाता हुआ देख रही थी। वो अपने मन में कहती है, तुम में तो मेरा इंटरेस्ट अब और भी बढ़ गया है, तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगी। ये सब मन में बड़बड़ाते हुए उर्वशी भी वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वहीं मौजूद एक पेड़ के पीछे छिपा एक आदमी बाहर आता है और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर कहीं पे कॉल कर देता है। दूसरी तरफ से जब फ़ोन उठता है तो वो आदमी कहता है, सर उर्वशी मैम उस आदमी से मिलने आई थी जिसके बारे में आपने कहा था। उर्वशी के डैड जो फ़ोन की दूसरी तरफ थे अपने उस जासूस की बात सुनकर एक बार फिर तैश में आ जाते हैं। वो उस आदमी से कहते हैं, तो मेरे इतना मना करने के बाद भी वो लड़की नहीं समझी। एक काम करो, अब हमारा प्लान एग्जीक्यूट कर दो, इससे पहले की बात बहुत आगे निकल जाए। ये कहकर उर्वशी के डैड फ़ोन कट कर देते हैं। रात का वक्त जिंदल मैंशन में अनिता और अर्नव का कमरा। अर्नव बेड पर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे जबकि अनिता चुपचाप उनके पास लेटी थी। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था। अर्नव उसे एक नज़र देखकर कहते हैं, क्या हुआ अनिता, तुम जब से पुणे से आई हो इतनी चुपचाप क्यों हो? सब ठीक था ना वहाँ? अनिता उनकी बात सुनकर बेड पर उठकर बैठ जाती है। वो उदास होते हुए अर्नव से कहती है, अर्नव आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक हर्ष ऐसे सबसे दूर रहेगा? अनिता आखिरकार अपने दिल की बात अर्नव से कह ही देती है। उसे ये ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था कि वो इस अरबों के जिंदल मैंशन में आराम से रह रही है और उसका बेटा बहू और पोते उस 1 BHK फ्लैट में रहते हैं। उसकी बात सुनकर अर्नव लैपटॉप पर काम करना बंद करके उसे साइड रख देते हैं। वो उसके दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर कहते हैं, अनिता बात को समझने की कोशिश करो। वो अब हमारा 20-21 साल का हर्ष नहीं है, वो अब बड़ा हो गया है। उसके ऊपर अब अपने बेटों और बीवी की जिम्मेदारियां हैं। 12 साल पहले उसके साथ जो हुआ उसका ट्रॉमा आज भी उसके दिमाग में है, जिस वजह से वो हम पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। बात सिर्फ उसकी होती तो शायद वो हमारी बात मान लेता, पर बात अब उसकी फैमिली की है जो उसके लिए उसकी जान से भी प्यारे है। अनिता उनकी बात सुनकर रूंधे गले से कहती है, मैं भी आपकी बात समझती हूँ अर्नव, पर मैं भी उसकी माँ हूँ। अपने पेट से जन्म दिया है मैंने उसे, आखिर मैं उसका बुरा क्यों चाहूँगी? अरे ऐसे तो वो अपने साथ साथ अक्षत कियान का फ्यूचर भी बर्बाद कर देगा। अर्नव उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे इंटेंशंस गलत नहीं है अनिता, पर बात को समझने की कोशिश करो और उसे थोड़ा टाइम दो। मुझे यकीन है वो हमारी बात ज़रूर मानेगा। अनिता उनकी बात सुनकर आगे कुछ नहीं कहती और एक गहरी सांस लेकर बस हाँ में सर मिला देती है। 234 ए गन शॉट। 2 दिन बाद सुबह लगभग 8 बजे का वक्त। हर्ष अनन्या के फ्लैट के बेडरूम में बेड पर लेटे। हर्ष की आंखें खुल चुकी है और वो पिछले आधे घंटे से एकटक अपने बाहों में लिपट कर सो रही उस एंजल का चेहरा देखने में बिजी है। हल्की हल्की सूरज की किरणें जब अनन्या के चेहरे पर पड़ रही थी तो उसका चेहरा और भी ज्यादा दिलकश नजर आ रहा था। हर्ष उसका वो हसीन चेहरा देखते हुए अपने मन में कहता है, नींद में भी तेरा चेहरा चांद सा नूरानी लगता है, खुदा कसम सुबह की रोशनी से भी ज्यादा हसीन लगता है। हर्ष के चेहरे पर एक सुकून था, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी जिस पर से नजरें हटाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। तभी धीरे धीरे अनन्या की सुंदर आंखें भी खुल जाती है। आंखें खुलते ही उसकी आंखें सीधा जाकर हर्ष की आंखों से टकराती है। वो समझ जाती है कि हर्ष पहले ही जाग चुका था और वो ना जाने कब से उसे ही देख रहा है, जिससे समझकर वो शर्मा जाती है। हर्ष ये ऐसे क्यों देख रहे हो आप? अनन्या अपनी नजरें हर्ष से चुराते हुए कहती है। उसका पूरा चेहरा ब्लश करने की वजह से लाल हो गया था। हर्ष उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर देता है। हर्ष काफ़ी गहरी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहता है, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं अपनी मॉर्निंग किस तो ले लूँ। ये कहकर हर्ष अगले ही पल उसके होठों से अपने होठ जोड़ लेता है। थोड़ी देर तक किस करने के बाद हर्ष अनन्या को छोड़ देता है। अनन्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वो हर्ष को मुंह बनाते हुए घूरने लगती है। हर्ष ये देखकर मुस्कुराता है। अनन्या चिढ़ते हुए कहती है, अगर उठ गए थे तो मुझे जगाया क्यों नहीं? पता है मुझे कितने काम होते हैं। आप तीनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, अक्षत कियान को स्कूल के लिए तैयार करना है। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती हर्ष उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख देता है जिससे वो चुप हो जाती है। हर्ष उसके बालों की लटें उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, अगर जगह देता तो इतना खूबसूरत नज़ारा कैसे देख पाता? उसकी बात सुनकर अनन्या शर्म से पूरी लाल हो जाती है, जो देखकर हर्ष मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए हर्ष अक्षत कियान को लेकर घर से निकल जाता है। अनन्या उन लोगों को जाते हुए देख रही थी। ना जाने क्यों उसके दिल में आज कुछ खटक रहा था। वो उन तीनों को जाने से रोकना चाहती थी, पर वो जानती थी हर्ष उसकी इस बात को मजाक में ही उड़ा देगा। हर्ष अक्षत कियान को स्कूल छोड़कर थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अभी वो अपने ऑफिस के पार्किंग लॉट में था। पार्किंग लॉट काफ़ी बड़ा था। हर्ष चारों तरफ एक नज़र डालकर अपने ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है।
अभी हर्ष ने मुश्किल से 4-8 कदम उठाए ही थे कि अचानक उस पार्किंग एरिया में एक गन शॉट की आवाज़ गूंज जाती है। एक स्नाइपर जो ऊपर से नीचे तक काल कपड़ों में ढका था और जो कि वहां मौजूद कई गाड़ियों में से किसी गाड़ी के पीछे खड़ा था, उसने ये गोली हर्ष की तरफ चलाई थी। वो गोली सीधा जाकर हर्ष के सीने से टकराई थी और उसके सीने से आर पार होकर उसके ब्लेजर को चीरते हुए पीछे पार्क की हुई उसकी कार के शीशे पर जाकर लगती है। एकदम से वहां उस पार्किंग एरिया में भगदड़ मच जाती है। वहां मौजूद सारे लोग एकदम से हर्ष की तरफ दौड़ते हैं। हर्ष एकदम से 3-4 कदम पीछे लुढ़क जाता है। उसके सीने से खून की एक लंबी धारा निकलकर बहने लगती है। पास ही मौजूद 2 लोग हर्ष को जल्दी से संभाल लेते हैं और उसे अपना सहारा देकर खड़ा करते हैं। अरे अरे, इन्हें 2 गोली मार दी किसी ने, इनके शरीर से तो खून बह रहा है। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। ऐसी आवाज़ें उस पार्किंग लॉट में गूंजने लगती है और देखते ही देखते वहां काफ़ी सारी भीड़ जमा हो जाती है। हर्ष को 2 से 3 लोगों ने सहारा दिया हुआ था। हर्ष महसूस कर रहा था कि उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उसके मुंह से काफ़ी धीमी आवाज़ में अक्षत, कियान, अनन्या ऐसे शब्द बाहर आ रहे थे। ऐसी हालत में भी उसे अपने से ज़्यादा उन तीनों की फिक्र थी। वो यही सोच रहा था कि क्या आज के बाद वो उन तीनों को कभी नहीं देख पाएगा। तभी हर्ष के पापा अर्नव के लगाए हुए वो आदमी जो हर्ष के प्रोटेक्शन के लिए उसके पीछे घूमते थे, वो वहां पहुंच जाते हैं। अपने बॉस के बेटे को इस हालत में देखकर उन लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो जल्दी से उस भीड़ से होते हुए हर्ष के पास जाते हैं और उसे संभाल लेते हैं। हर्ष की आंखें अब लगभग बंद होने वाली थी। वो तीनों गार्ड्स बिना ज़्यादा देरी किए हर्ष को लेकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हर्ष के पापा अर्नव जिंदल, जो कि जिंदल ग्रुप्स के आलीशान ऑफिस के बड़े से केबिन में बैठे अपना काम कर रहे थे, टेबल पर रखा उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। बिना अपना काम रोके वो फ़ोन उठाकर अपने कान से लगाते हैं और कहते हैं, हेलो। सामने से एक आदमी की घबराई हुई आवाज़ आती है, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। अर्नव वो आवाज़ पहचान जाते हैं। ये उनके उसी आदमी की आवाज़ थी जिसे उन्होंने हर्ष और उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए पुणे भेजा था। उस आदमी की ऐसी घबराई हुई आवाज़ सुनकर अर्नव को भी कुछ गलत होने का आभास होता है। वो कहते हैं, क्या हुआ विश्वास, सब ठीक है ना वहाँ? इस पर वो आदमी जिसका नाम विश्वास था वो कहता है, नो सर, कुछ भी ठीक नहीं है सर, हर्ष सर को किसी ने गोली मार दी है। अर्नव के कानों में उस आदमी की आवाज़ किसी बम की तरफ फट जाती है। वो एकदम से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और तेज़ आवाज़ में कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हुआ? किसने किया? और हर्ष वो ठीक है ना? ये कहते कहते अर्नव का गला भारी हो जाता है। विश्वास कहता है, सर अभी हर्ष सर हमारे साथ हमारी गाड़ी में है और वो बेहोश हो गए हैं। हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, हो सके तो आप भी जल्दी यहाँ आ जाए। अर्नव विश्वास की बात सुनकर फ़ोन कट कर देते हैं। उन्हें अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ अचानक क्या हो गया। इतने सालों बाद तो उनका बेटा उन्हें वापस मिला था और अब अचानक ये सब सोचते हुए अर्नव की आंखों से आंसू के कुछ कतरे बह जाते हैं। वो ज़्यादा जताते नहीं थे, पर हर्ष उनके दिल का टुकड़ा था। उन्हें ही पता था कि जब 11 सालों पहले पुलिस ने उन्हें ये बताया था कि उनके बेटे हर्ष का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी मौत हो गई है, तब उन पर क्या बीती थी। उन्हें तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात अब वो अनिता को कैसे बताए। थोड़ी देर तक अपने अंदर काफ़ी हिम्मत इकट्ठा करने के बाद वो आखिरकार अनिता को फ़ोन कर ही देते हैं। अनिता, जो कि अभी अपने रूम में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी, उसके पास ही रखा उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाकर देखती है तो ये अर्नव का फ़ोन था, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अर्नव कभी ऑफिस जाने के बाद उसे फ़ोन नहीं करते थे। फिलहाल के लिए वो बिना ज़्यादा कुछ सोचे फ़ोन पिक कर लेती है। सामने से अर्नव की हल्की घबराई हुई आवाज़ आती है, अनिता एक काम करो, सब कुछ छोड़ो और जल्दी से एयरपोर्ट आ जाओ। अनिता अर्नव की बात सुनकर थोड़ी चौंक जाती है। एयरपोर्ट क्यों? अनिता आंखें छोटी करके कहती है। अर्नव तेज आवाज में कहते हैं, अनिता अभी ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जल्दी से ड्राइवर से कहो कि तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दे, मैं तुम्हें सीधा वहीं मिलता हूँ। ये कहकर अर्नव बिना उसकी कोई बात सुने फ़ोन कट कर देते हैं। अनिता भी तुरंत ही हरकत में आती है। वो भी अपने रूम से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुणे में अब तक अर्नव के लोग हर्ष को लाइफ केयर हॉस्पिटल में ले आए थे। हर्ष को एक स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। वो अब तक बेहोश था और उसकी सफ़ेद शर्ट अब लाल हो चुकी थी। विश्वास, जो कि हर्ष को अब तक यहाँ लेकर आया था, वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट से तेज़ आवाज़ में कहता है, अरे तुम सोच क्या रही हो? जल्दी अपने सीनियर को बुलाओ और इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा कि इनका कितना खून बह चुका है? इससे पहले कि वो रिसेप्शनिस्ट कुछ कहती, उस हॉस्पिटल का डीन आ जाता है। वो जैसे ही अपने सामने का नज़ारा देखता है, एक पल के लिए डर जाता है। उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी स्ट्रेचर पर लेटा था, जिसके सीने से लगातार खून बह रहा था और वो अब तक बेहोश हो गया था। अरे इन्हें तो किसी ने गोली मार दी है। ये तो पुलिस केस है, वो डीन डरते हुए कहता है। विश्वास उसकी बात सुनकर गुस्से में दांत पीस कर कहता है, वो मुझे भी पता है, अब जल्दी से इन्हें एडमिट करो और इनका ऑपरेशन शुरू करवाओ। विश्वास की इस बात पर वो डीन ना में सर मिलाकर कहता है, नो, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, ये पुलिस केस है, इन्हें किसी ने गोली मार दी है और बिना पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के मैं इन्हें अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा सकता, वरना मैं फंस जाऊंगा।
विश्वास को उसकी बात सुनकर तेज गुस्सा आ जाता है। वो उस डीन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें पता भी है ये कौन है? हर्ष जिंदल, जिंदल ग्रुप्स के मालिक अर्नव जिंदल के बेटे। अगर इन्हें यहाँ कुछ हो गया ना तो पुलिस का तो पता नहीं, पर पुलिस से पहले अर्नव सर जरूर तुम्हारा ये हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। अर्नव का नाम सुनकर तो वो डीन और भी ज्यादा डर जाता है। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगता है। इतने बड़े हॉस्पिटल का डीन होने की वजह से बड़े बड़े लोगों के बीच उसकी भी जान पहचान काफ़ी थी। उसने भी अर्नव जिंदल का नाम काफ़ी सुन रखा था। उसे पता था अर्नव जिंदल के बेटे को अगर उसके हॉस्पिटल में कुछ हो गया तो पुलिस से पहले तो अर्नव जिंदल उसके इस हॉस्पिटल पर ताला लगवा देंगे, और हो सकता था हॉस्पिटल के साथ साथ अर्नव उसे भी गायब करवा दे। डीन अपना थूक निगल कर तेज आवाज़ में अपने स्टाफ से कहता है, अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाओ जल्दी, और हाँ, हमारी बेस्ट टीम को इनके ऑपरेशन के लिए लगा दो। डीन की बात सुनकर हॉस्पिटल स्टाफ भी तुरंत ही हरकत में आता है। जल्दी से वो लोग हर्ष को लेकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उस हॉस्पिटल के सबसे काबिल डॉक्टर उसके इलाज में लग जाते हैं। विश्वास ये सब देख रहा था। वो एक गहरी सांस लेता है। वो मन ही मन बस ये प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह हर्ष की जान बच जाए। तभी विश्वास को कुछ याद आता है। वो अपने साथ मौजूद एक दूसरे गार्ड से कहता है, क्या तुम में से किसी ने हर्ष सर की वाइफ को इस बारे में इन्फॉर्म किया? इस पर वो दोनों बॉडीगार्ड्स एक साथ नामे सर मिला देते हैं। विश्वास ये देखकर अपना माथा पीट लेता है। वो उन दोनों से कहता है, ओफो, यहाँ हर्ष सर पर इतना बड़ा हमला हो गया है, हो सकता है उनकी वाइफ और बच्चों की जान को भी खतरा हो। विश्वास वहाँ से तेज कदमों से जाते हुए अपने दोनों साथियों से कहता है, अच्छा मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तुम लोग यहाँ हर्ष सर के साथ रहो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करो। ये कहकर विश्वास वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अर्नव और अनिता का जेट अब तक टेक ऑफ कर चुका था, पर अर्नव ने अभी तक अनिता को हर्ष की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया था। अर्नव, क्या हुआ? हम ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हैं? और आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? अनिता भारी गले और नम आंखों से कहती है। उसे अर्नव का चेहरा देखकर ही कुछ गलत होने का आभास हो चुका था। वो लगातार अर्नव से ऐसे ही सवाल किए जा रही थी। वहीं उसके ऐसे सवाल बार बार सुन सुनकर अब अर्नव का सब्र भी अब खत्म हो जाता है। वो हिम्मत जो अब तक उन्होंने जुटा रखी थी वो एकदम से टूट जाती है। उनकी आंखें छलक पड़ती है। वो अनिता को अपने गले लगा लेते हैं। अनिता के कानों तक भी उनके सुबकने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद अर्नव अनिता को अपने से अलग करते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, हम पुणे जा रहे हैं अनिता। अनिता पहले तो पुणे जाने के नाम से और अक्षत कियान हर्ष से मिलने के ख्याल से अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, पर अर्नव का चेहरा देखकर उसे समझ में आ जाता है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो तेज आवाज़ में अर्नव से कहती है, अर्नव, अचानक पुणे क्यों? हाँ हर्ष अक्षत कियान सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या वहाँ? अर्नव एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, अनिता, आज सुबह जब हर्ष अपनी वर्क प्लेस पर जा रहा था तब किसी ने उस पर गोली चला दी। अनिता जैसे ही उनकी बात सुनती है वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं अर्नव? ये कैसे हो सकता है? कहाँ है हर्ष ठीक है ना? अनिता एकदम से अपने सवालों की बौछार अर्नव पर कर देती है। अर्नव की ही तरह उसकी आंखें भी छलक पड़ती है। ये कहने के बाद वो सुबह का रो पड़ती है। अर्नव उसे संभालते हुए कहते हैं, अनिता संभालो खुद को, हर्ष अभी वहाँ के एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। अनिता उनके सीने से लगी बिलक बिलक कर रोते हुए कहती है, अर्नव ये कैसे हुआ? ये किसने किया? अर्नव उसका सर सहलाते हुए कहते हैं, हिम्मत रखो अनिता, हिम्मत रखो। देखो, एक बार तो किस्मत ने हर्ष को हमसे छीन लिया था, फिर भी वो हमारे पास वापस आया ना। तुम देखना, वो एक बार फिर मौत को चकमा देकर वापस आएगा। वहीं दूसरी तरफ अनन्या इन सब से बेखबर अपने घर में लंच बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी घर का दरवाज़ा नॉक होता है, जिससे अनन्या थोड़ा चौंक जाती है। वो अपने हाथ धोकर बाहर आती है। अनन्या दरवाज़ा खोलती है तो एक पल के लिए अपने सामने खड़े आदमी को देखकर थोड़ा डर जाती है। उसके सामने 6 फीट 2 इंच के करीब का एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैडम, जल्दी जल्दी में उस आदमी के मुंह से निकल जाता है। अनन्या अपने सामने खड़े विश्वास को अजीब नज़रों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लंबा चौड़ा आदमी आखिर है कौन, और ये उसे इतनी रिस्पेक्ट से मैडम क्यों कह रहा है। विश्वास उसकी नज़रों को भाप जाता है। वो उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, डोंट वरी मैडम, मैं विश्वास हूँ, मुझे अर्नव सर ने आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए हायर किया है। अनन्या को विश्वास की बात सुनकर हर्ष की कही बात याद आती है। हर्ष ने उससे कहा था कि उसके पापा ने कुछ लोगों को उन चारों की सिक्योरिटी के लिए पुणे में छोड़ दिया है, और विश्वास के कपड़े भी बिल्कुल किसी बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म जैसे लग रहे थे। वो हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, हाँ तो आप यहाँ कैसे? कुछ हुआ है क्या? विश्वास को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनन्या को ये बात कैसे बताए। कुछ देर सोचने के बाद विश्वास कहता है, मैडम, क्या आप अभी मेरे साथ चल सकती है? अनन्या उसकी बात सुनकर उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगती है। पर कहाँ और क्यों?
विश्वास को उसका ऐसा रिएक्शन देखकर ये समझते देर नहीं लगती कि अनन्या उस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करने वाली, उसे उसको सच्चाई बतानी ही होगी। वो आखिरकार एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैडम वो दरअसल हर्ष सर पर आज सुबह किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है। अनन्या जो कि अब तक बड़ी बड़ी आंखें किए विश्वास को देख रही थी, उसकी आंखें अब उसकी बात सुनकर मानो फटकर बाहर आने को तैयार थी। वो अविश्वास में गर्दन हिलाकर कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अनन्या विश्वास पर लगभग चीखते हुए कहती है। विश्वास बेबसी में अपना सर हिलाते हुए कहता है, बदकिस्मती से यही सच है मैडम। हर्ष सर पास ही के लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ऑपरेशन चल रहा है। उसकी इस बात पर अनन्या की आंखें भर आती है। वो उसकी बात को झुठलाते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं मानती तुम्हारी बात को। तुम्हें ज़रूर हर्ष के किसी दुश्मन ने भेजा है ताकि तुम मुझे किडनैप कर लो। विश्वास उसकी बात पर अपना सर झुकाकर कहता है, मैडम सच को ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। मैंने अर्नव सर का नमक खाया है। उनके या उनके बेटे के खिलाफ कुछ करने से पहले तो मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगा। अनन्या को ना चाहते हुए भी उसकी बातों पर अब यकीन होने लगा था। वो सुबकते हुए विश्वास से कहती है, कहाँ है हर्ष? वो ठीक तो है ना? इस पर विश्वास उसे शांत रहने का इशारा करते हुए कहता है, मैडम आप अपने आप को संभालिए, डोंट वरी, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। थोड़ी देर बाद अनन्या विश्वास के साथ उसकी गाड़ी में होती है। विश्वास काफ़ी तेज़ी से पुणे की सड़कों पर अपनी गाड़ी चला रहा था, तभी अनन्या उससे तेज़ आवाज़ में कहती है, एक मिनट। विश्वास उसकी इस बात पर एकदम से गाड़ी पर ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ मैडम? विश्वास अनन्या को हैरानी से देखते हुए कहता है। अनन्या उसे याद दिलाते हुए कहती है, अक्षत कियान अभी भी स्कूल में है और उनकी स्कूल छूटने का टाइम हो रहा है। हमें उन्हें भी तो पिक करना होगा, वरना वो कहाँ जाएंगे। विश्वास को भी उसकी बात सही लगती है। वो अपनी गाड़ी को अक्षत कियान के स्कूल की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर बाद अनन्या अक्षत और कियान को लेकर लाइफ केयर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आ जाती है। विश्वास भी उनके साथ था। वो दो बॉडीगार्ड्स जिन्हें विश्वास यहाँ रखकर गया था, वो भी जल्दी से विश्वास और अनन्या के पास आ जाते हैं। विश्वास उनसे कहता है, हर्ष सर ठीक है अब? कैसी है उनकी हालत? इस पर उन दोनों में से एक बॉडीगार्ड नामे सर मिलाते हुए कहता है, सर उनका ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, अभी कोई भी डॉक्टर बाहर नहीं आया है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। अनन्या उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर अपने दुपट्टे के एक सिरे से अपना मुंह दबाकर सुबक पड़ती है। विश्वास अनन्या की हालत देखकर कहता है, फिक्र मत कीजिए मैडम, वो ठीक हो जाएंगे और देखना उन्हें कुछ नहीं होगा। आधा घंटा और बीत जाता है। अनन्या कॉरिडोर में रखी बेंच पर अक्षत कियान को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। रोना तो उसे बहुत आ रहा था, पर किसी तरह बस अक्षत कियान के लिए उसने अपने आप को रोने से रोक रखा था। मम्मा पापा को क्या हुआ है? और वो अंकल ईचा क्यों कह रहे थे कि पापा का इलाज चल रहा है? वो तो सुबह में बिल्कुल तिक थे। कियान नासमझी में अनन्या से कहता है। अनन्या उसकी इस बात पर अक्षत कियान के बाल सहलाते हुए भारी गले के साथ कहती है, डोंट वरी अक्षत कियान, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो इतने स्ट्रॉन्ग जो है। तभी उस ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुल जाता है और कुछ डॉक्टर्स एक एक करके बाहर आ जाते हैं। अनन्या उन सबको आता देख अपनी जगह से उठ जाती है। वो भागकर उनमें से एक डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ डॉक्टर? वो ठीक है ना? डॉक्टर अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र और उसके पीले पड़े हुए चेहरे को देखकर वो समझ जाता है शायद वो अंदर मौजूद पेशेंट की पत्नी है। डॉक्टर एक लंबी सांस लेकर कहता है, देखिए, हमने उनके शरीर से गोली तो निकाल दी है, पर वो गोली उनके दिल के काफ़ी करीब से होकर गुजरी थी। अनन्या का दिल डॉक्टर की बात सुनकर और भी ज़्यादा ज़ोरों से धड़कने लगता है। वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेती है। आंसुओं की धाराएं उसकी आंखों से फट पड़ती है। डॉक्टर आगे कहता है, हमें तुरंत ही उनकी सर्जरी करनी होगी, वरना फिर उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप जल्द से जल्द 15 लाख रुपए जमा कर दीजिए। 15 लाख जैसी बड़ी कीमत सुनकर अनन्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। भला इस वक्त वो 15 लाख कहाँ से लाएगी? अभी अनन्या कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहां इस कॉरिडोर में एक दमदार आवाज़ गूंजती है, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, आप जल्द से जल्द सर्जरी की तैयारी कीजिए। 235 ही इज़ हर्ष जिंदल। डॉक्टर की बात सुनकर अनन्या की तो मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। ऐसे हालात में वो एक अकेली लड़की, जिस पर वैसे ही दो छोटे छोटे 3 साल के बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, 15 लाख कहाँ से लाती? पर तभी वहां उस कॉरिडोर में एक रौबदार और गुस्से से भरी आवाज़ गूंजती है, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, आप बस जल्द से जल्द सर्जरी की तैयारी करिए। अनन्या पीछे मुड़कर उस आवाज़ की दिशा में देखती है तो ये आवाज़ किसी और की नहीं, हर्ष के पापा अर्नव जिंदल की थी। अनन्या देखती है अर्नव और अनिता चलकर उसी की तरफ आ रहे हैं। अर्नव अनिता को देखकर अनन्या एक चैन की सांस लेती है। ये सब उसके लिए अकेले संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वैसे भी इस दुनिया में शायद अब अर्नव अनिता थे जिन पर वो भरोसा कर सकती थी।
अर्नव अनिता चलकर उस डॉक्टर और अनन्या के पास आते हैं। अर्नव लगातार उस डॉक्टर को घूर रहे थे जिसने अनन्या से अभी अभी पैसे भरने की डिमांड की थी। उन्हें उस पर काफ़ी तेज़ गुस्सा आ रहा था। उनका बेटा अंदर मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा है और ये डॉक्टर कुछ पैसों के लिए उसके इलाज में देरी कर रहा है। वहीं वो डॉक्टर अब तक समझ गया था कि उसके सामने खड़ा ये इंसान ज़रूर अंदर मौजूद हर्ष के पिता है, क्योंकि हर्ष का चेहरा अर्नव से 99% मेल खाता था। अर्नव और अनिता के महंगे और ब्रांडेड कपड़े और उनके साथ आए उनके बॉडीगार्ड्स और पी.ए. को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि ये आदमी और ये औरत कोई मामूली लोग नहीं है। वो अर्नव को देखकर अपने सर से पसीना साफ करने लगता है। अर्नव उस डॉक्टर से कुछ नहीं कहते। वो डॉक्टर को घूरते हुए अपने कोट की जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालकर उनके साथ मौजूद विश्वास की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, जाओ, जितने पैसे ये लोग मांगते हैं इनके मुंह पर मार दो, पर ध्यान रहे हर्ष को कुछ नहीं होना चाहिए। इस पर विश्वास उनके हाथ से कार्ड लेकर पेमेंट करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद अनिता डॉक्टर से कंसर्न के साथ पूछती है, डॉक्टर अब हर्ष कैसा है? वो ठीक तो है ना? क्या हम उससे मिल सकते हैं? डॉक्टर देखता है। ये कहते हुए अनिता की आंखें नम थी। उसे अंदाज़ा लग गया था कि ये हर्ष की माँ है। डॉक्टर धीमी आवाज़ में अनिता से कहता है, देखिए, हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। एक बार सर्जरी हो जाए तो ही कुछ कहा जा सकता है। अनिता उस डॉक्टर की ये बात सुनकर अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबाते हुए सुबकने लगती है। वही अनन्या का भी यही हाल था। जबकि अर्नव अपनी जगह पर जम गए थे। उनके चेहरे पर बाहर से कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर सच तो ये था कि अंदर से वो भी काफ़ी घबरा गए थे। वो डॉक्टर वहां से अपनी बात कहकर चला जाता है। अक्षत कियान जो अपनी मासूम नज़रों से ये सब देख रहे थे, अब अपनी माँ और दादी को यूं टूटता हुआ देख वो भी थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि हालात उतने भी ठीक नहीं है जितने उनकी माँ अनन्या ने उन्हें बताया था। अक्षत अनिता की साड़ी का एक सिरा पकड़ लेता है, जिससे अनिता का ध्यान उन दोनों की तरफ चला जाता है। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करके अक्षत कियान के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। दादी, आप लोग क्यों रही हो? अक्षत कहता है तो कियान भी अपने भाई का साथ देते हुए कहता है, हाँ दादी, आप क्यों लो रही हो? मम्मा भी कब अच्छे ही लो रही है। पापा ठीक है ना? अनिता का दिल उन दोनों की बात सुनकर भर आता है। अब उसे हर्ष के साथ साथ अनन्या और इन दोनों बच्चों की फिक्र भी सताने लगती है। हर्ष के दो इतने छोटे छोटे बच्चे और एक जवान पत्नी है। अगर उसे कुछ हो गया तो इन दोनों के सर से हमेशा के लिए बाप का साया उठ जाएगा और अनन्या इतनी कम उम्र में विधवा हो जाएगी। ये सोचकर अनिता की आंखें एक बार फिर दबदबा जाती है। वो उन दोनों को गले से लगा लेती है। अनन्या ने भी उन दोनों की बात सुनी। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके रो रही थी। अर्नव देखते हैं कि अनिता से उन दोनों की बात का जवाब देते नहीं बन रहा है, तो वो भारी गले से अक्षत कियान की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, डोंट वरी, आपके पापा ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। थोड़ी देर तक अक्षत कियान को गले लगाने के बाद अनिता उनसे अलग होकर खड़ी हो जाती है। वो अनन्या को देखते हुए वैसे ही रूंधे गले से कहती है, ये सब कैसे हुआ और किसने किया? इस पर अनन्या कमज़ोर आवाज़ में कहती है, मुझे नहीं पता आंटी, वो आज सुबह रोज़ की ही तरह घर से अक्षत कियान को लेकर निकले थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ। अनन्या इससे आगे कुछ नहीं कह पाती और एक बार फिर सुबक कर रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद हर्ष की सर्जरी शुरू हो जाती है। अनिता, अनन्या और अर्नव अक्षत कियान के साथ वही कॉरिडोर में बैठ जाते हैं। अक्षत कियान दोनों अनिता की गोद में बैठे थे। अनिता ने अब तक हर्ष के ठीक होने के लिए एक के बाद एक कई मन्नतें मांग ली थी। अनन्या का हाल भी उसके ही जैसा था। वो भी लगातार मन ही मन हर्ष के लिए प्रार्थना कर रही थी। ऐसे ही लगभग 2-3 घंटे बीत जाते हैं, पर उस ऑपरेशन थिएटर से कोई बाहर नहीं आता। अनिता अक्षत कियान को लेकर हॉस्पिटल के कैंटीन में उन्हें खाना खिलाने के लिए चली जाती है। उसे पता था कि वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। वो अनन्या को भी साथ चलने को कह रही थी, पर अनन्या जिद पकड़ कर बैठी थी कि वो हर्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। थोड़ी देर बाद अनिता अक्षत कियान को लेकर वापस आती है तो देखती है जो जैसा था वो अब भी वैसा ही है। कोई भी अब तक अपनी जगह से नहीं हिला। अनन्या अपने दोनों हाथ जोड़े अपनी आंखें कस के बंद किए बेंच पर बैठी है और अर्नव एक पिले के सहारे खड़े हैं, जो देखकर वो एक गहरी सांस लेती है। वो दोबारा अक्षत कियान को लेकर अपनी जगह बैठ जाती है और अनन्या के साथ वो भी प्रार्थना में जुट जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई रायज़ादा हवेली के अपने कमरे में बैठे रघुनाथ रायज़ादा अपनी आराम कुर्सी पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। तभी उनके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है तो वो बिना किताब पढ़ना बंद किए बुलंद आवाज़ में, अंदर आ जाओ, कहते हैं। उनके इस इशारे पर बाहर मौजूद उनका खास आदमी विष्णु अंदर आ जाता है। वो रघुनाथ रायज़ादा के सामने आकर ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता है, मानो वो यहाँ भाग कर आया है और वो रघुनाथ के लिए कोई बड़ी खबर लेकर आया है। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। रघुनाथ उसे एक नज़र देखकर फिर से किताब पढ़ते हुए कहते हैं, काम हुआ? इस पर विष्णु अपनी तेज सांसों पर काबू पाते हुए कहता है, सर काम तो हो गया है, पर वो अभी मरा नहीं है। वो पुणे के एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। रघुनाथ रायज़ादा विष्णु की बात सुनकर अपने दांत पीस लेते हैं। हर्ष पर हमला उन्होंने ही करवाया था ताकि वो हर्ष को उर्वशी की जिंदगी से और यहाँ तक कि उसके ख्यालों से भी बाहर कर दे, पर अगले ही पल विष्णु उनके सर पर एक बड़ा बम फोड़ते हुए कहता है, पर सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। रघुनाथ विष्णु की हालत देखकर समझ गए थे कि कुछ बात तो ज़रूर है। वो अपनी किताब साइड में रखकर अपनी जगह से उठ जाते हैं और विष्णु को देखते हुए कहते हैं,
क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? साफ साफ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। इस पर विष्णु अपना थूक निगलते हुए कहता है, सर बात यह है कि जिस इंसान को हमने एक मामूली इंसान समझकर उस पर हमला करवाया था वो दरअसल कोई मामूली इंसान है ही नहीं, वो दरअसल हर्ष जिंदल है। जिंदल सरनेम सुनकर ही रघुनाथ की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो हैरानी से विष्णु को देखते हुए कहते हैं, हर्ष जिंदल? पर मैंने तो उसके बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी, उसका नाम तो समर था ना? विष्णु ना में सर मिलाते हुए कहता है, नहीं सर नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन फेक थी, उसका असली नाम हर्ष जिंदल है और वो दिल्ली के सबसे पावरफुल जिंदल खानदान का बेटा है, जिंदल ग्रुप्स के मालिक अर्नव जिंदल का दूसरा बेटा। रघुनाथ को मानो विष्णु की बात सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगता है। अर्नव का नाम सुनकर ही उनके माथे से पसीना बहने लगता है। एक वक्त पर वो भी अर्नव के बिजनेस कंपटीटर रह चुके थे और यहाँ तक कि वो भी अर्नव का मुकाबला नहीं कर पाए थे। वो जानते थे अर्नव के आगे वो कुछ भी नहीं है। अगर अर्नव को पता चल गया कि उनके बेटे पर उन्होंने गोली चलवाई है तो वो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो विष्णु से कहते हैं, पर तुम ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला? विष्णु उन्हें हॉस्पिटल की सारी कहानी बताते हुए कहता है, सर मैंने हमारे कुछ आदमियों को हॉस्पिटल भेजा था हर्ष के बारे में पता लगाने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि अर्नव जिंदल के कुछ आदमियों ने समर को अर्नव जिंदल का बेटा बताकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। और यही नहीं, अर्नव जिंदल खुद अपनी पत्नी अनिता जिंदल को लेकर पुणे आए हैं हर्ष को देखने के लिए। रघुनाथ को तो मानो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस चूहे की दुम पर उन्होंने चूहा समझकर पैर रखा था वो दरअसल शेर निकला। वो अविश्वास में अपना सर मिलाते हुए कहते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है विष्णु? आखिर अर्नव जिंदल जैसे बड़े बिजनेस टायकून का बेटा उनसे इतनी दूर यहाँ पुणे में अपनी फैमिली को लेकर क्यों रह रहा था? और वो मामूली सी जॉब क्यों कर रहा था जब उसके खुद के पापा का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है? ये कहते हुए रघुनाथ कमरे में मौजूद खिड़की के पास चले जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। डर तो उन्हें अब उनके रायज़ादा एम्पायर का लग रहा था। अगर कहीं गलती से भी अर्नव जिंदल को पता लग गया कि उनके बेटे हर्ष पर वो जानलेवा हमला उन्होंने करवाया था तो उनका सारा बिजनेस, इज्जत और इतने बरसों से कमाया हुआ उनका सब कुछ एक झटके में चला जाएगा। ये भी हो सकता था कि उनकी और उनकी बेटी उर्वशी की जान पर बन आती। तभी विष्णु उन्हें हर्ष के बारे में बताते हुए कहता है, सर मैंने हर्ष जिंदल के बारे में पता लगाया है। सर आपको यकीन नहीं होगा पर लोग कहते हैं कि कोई 10-11 साल पहले एक एक्सीडेंट में हर्ष जिंदल की मौत हो गई थी। वॉट? रघुनाथ लगभग विष्णु पर चिल्लाते हुए कहते हैं। विष्णु की ये बात सुनकर रघुनाथ को एक और झटका लगता है। विष्णु उनकी ऐसी आवाज़ सुनकर डर जाता है पर अगले ही पल वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, हाँ सर, पर उस वक्त पुलिस को या अर्नव जिंदल के आदमियों में से किसी को भी उसकी लाश नहीं मिली थी, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो सिर्फ दुनिया की नज़रों में मरा था, असल में तो वो जिंदा था। रघुनाथ को अब कुछ समझ में आ रहा था। वो कुछ सोचते हुए कहते हैं, शायद हर्ष अपनी फैमिली से किसी बात को लेकर नाराज था जिस वजह से वो इतने सालों से अपने घर भी वापस नहीं गया। विष्णु को भी उनकी बात सही लगती है। वो कहता है, हाँ सर शायद आप ठीक कह रहे, पर अब हम क्या करें? अगर अर्नव जिंदल को पता चल गया कि उनके बेटे की इस हालत के पीछे हम हैं तो आपको पता है ना क्या हो सकता है? ये कहकर विष्णु अपने सर से पसीना पोंछ लेता है। रघुनाथ रायज़ादा उसकी बात सुन के एक लंबी सांस लेते हैं और कुछ देर तक एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो खिड़की के बाहर देखते हुए विष्णु से कहते हैं, विष्णु एक काम करो, वो स्नाइपर जिसने हर्ष पर गोली चलाई थी उसे खत्म कर दो। विष्णु उनकी बात सुनकर चौंक जाता है। रघुनाथ रायज़ादा आगे कहते हैं, और हाँ याद रहे ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए, यहाँ तक कि तुम भी अपने अलावा अपनी आत्मा को तक ये बात नहीं बता सकते, वरना याद रहे मुझे तुम्हें मरवाने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। विष्णु उनकी बात सुनकर काफ़ी डर जाता है। वो हड़बड़ाते हुए हाँ में सर मिलाकर कहता है, ओके सर, आप निश्चिंत रहिए, ये बात कभी बाहर नहीं आएगी। रघुनाथ उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देते और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस होता है कि उनके पीछे खड़ा विष्णु अभी तक कमरे से नहीं गया है, तो वो बिना पीछे मुड़े कहते हैं, क्या हुआ, तुम रुके क्यों हो अब तक? कुछ कहना है तुम्हें? इस पर विष्णु धीमी आवाज़ में कहता है, सर पर उर्वशी मैडम का क्या? उन्हें इन सब के बारे में? ये कहकर विष्णु अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। रघुनाथ को उसकी बात सुनकर अपनी बेटी उर्वशी की बातें याद आ जाती है। वो लगातार उनसे हर्ष से शादी करने की जिद कर रही थी, जो सोचकर उन्हें अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। अगर कहीं उन्होंने उर्वशी की बात मानकर हर्ष और उर्वशी की बात चलवाई होती तो वो अर्नव जिंदल के समधी कहलाते, जो सोचकर उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी अनुभवी आंखें हर्ष को पहचानने में धोखा कैसे खा गई। वो पीछे पलटकर विष्णु को देखते हुए कहते हैं, अब उर्वशी और हर्ष के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। हम उन जिंदल खानदान वालों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है हमारे लिए, और वैसे भी हर्ष शादीशुदा है, तुम उर्वशी की फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। विष्णु उनकी बात सुनने के बाद हाँ में सर मिलाते हुए वहां से चला जाता है।
यहाँ पुणे में लगभग 6 से 8 घंटे बाद हर्ष की सर्जरी खत्म हो जाती है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है और एक एक करके डॉक्टर्स बाहर आने लगते हैं। डॉक्टर्स को बाहर आता देख अनिता, अर्नव, अनन्या, अक्षत, कियान सब अपनी जगह से उठ जाते हैं। उन सब की धड़कनें काफ़ी तेज थी, सबके मन में एक डर था। अर्नव एक सीनियर डॉक्टर को रोक कर कहते हैं, डॉक्टर अब हर्ष ठीक है ना? वो डॉक्टर अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए कहता है, हाँ अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही उस कॉरिडोर में खड़ा एक एक इंसान चैन की सांस लेता है। अनिता और अनन्या अपने मन में लाखों बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। अनन्या का चेहरा जो रो रो कर मुरझा सा गया था, उस पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अर्नव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है, उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वो खुश होते हुए डॉक्टर से कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर, क्या हम उससे मिल सकते हैं? इस पर वो डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं, आप उन्हें देख तो सकते हैं पर अभी मिल नहीं सकते। वो दरअसल अभी उन्हें होश नहीं आया है, पर फिक्र मत कीजिए, उन्हें अगले 24 घंटों के अंदर होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सब एक राहत की सांस लेते हैं। डॉक्टर आगे कहता है, पर ध्यान रहे आप लोगों को उनका अच्छे से ख्याल रखना है। वो गोली उनके दिल के काफ़ी करीब लगी थी, हमने अभी के लिए तो उन्हें किसी तरह बचा लिया है, पर ध्यान रहे उन्हें अब किसी बात का कोई स्ट्रेस नहीं देना है। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हर्ष को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अनन्या, अर्नव, अनिता, अक्षत, कियान सब के सब एक एक करके उस वार्ड में आ जाते हैं। उनके सामने हर्ष हॉस्पिटल के उस बेड पर बेजान सा लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो चारों तरफ से मेडिकल इक्विपमेंट से घिरा हुआ था। उसके सीने पर एक बड़ा सा सफ़ेद प्लास्टर लगा हुआ था। अनिता और अनन्या दोनों की आंखें उसे इस हालत में देखकर नम हो जाती है। वहीं कियान अपने पापा को देखते हुए अनिता से कहता है, दादी पापा छो रहे हैं क्या? और ये पापा की चेस्ट पर सफ़ेद सफ़ेद क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट। अनिता उसका ये मासूम सा सवाल सुनकर हल्का सा मुस्करा देती है। वो अक्षत, कियान दोनों के सर पर हाथ फेर कर कहती है, हाँ आपके पापा सो रहे हैं, डोंट वरी, सुबह जैसे ही उनकी नींद खुलेगी वो जाग जाएंगे। और ये सफ़ेद पट्टी डॉक्टर ने लगाई है ताकि पापा को चोट ना लगे। अर्नव हर्ष को इस हालत में देखते हुए अपने मन में कहते हैं, हर्ष तुम्हारे डैड तुमसे वादा करते हैं जिसने भी ये किया है ना उसे वो छोड़ेंगे नहीं। आज जो हाल तुम्हारा हुआ है वो कल किसी और का होगा। ऐसे ही कुछ देर वो लोग हर्ष को देखते रहते हैं। तभी अनिता का ध्यान दीवार पर टंगी घड़ी की ओर जाता है। फिर वो एक नज़र अक्षत, कियान और अनन्या को देखती है। अनन्या के चेहरे पर वो थकान देख सकती थी। वो अर्नव को देखते हुए कहती है, अर्नव रात बहुत हो गई है, आप ऐसा कीजिए कि सुरभि और अक्षत, कियान को लेकर पास के किसी होटल में चले जाए, मैं आज रात हर्ष के साथ यही रुकती हूँ। अनन्या उसकी इस बात पर ना में सर मिलाकर कहती है, नो आंटी, आप क्यों इतनी तकलीफ ले रही है? आप इतनी दूर से आई है, आप मुझसे ज़्यादा थक गई होगी। आप और अंकल अक्षत, कियान को लेकर चले जाए, मैं रुकती हूँ हर्ष के पास यहाँ। अर्नव को अनन्या की बात सही लगती है। अनिता अभी कुछ कहने ही वाली थी कि अर्नव उसे टोकते हुए कहते हैं, अनिता मुझे लगता है वो सही कह रही है, पता नहीं हर्ष होश में आकर तुम्हें देख के कैसे रिएक्ट करे। अनिता को उनकी बात समझ में आ जाती है। डॉक्टर ने कहा था कि हर्ष को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं देना है। एक पल के लिए सोचने के बाद अनिता हाँ में सर मिलाकर कहती है, ठीक है चलिए। ये कहकर अनिता अक्षत, कियान के हाथ पकड़कर उन्हें वहां से ले जाने वाली होती है कि अक्षत अनन्या को देखते हुए कहता है, नो मम्मा, हमें पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना। कियान भी उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ मम्मा, हम भी आपके साथ यही रुकेंगे। इस पर अनन्या अक्षत, कियान को आंखें दिखाकर कहती है, अक्षत, कियान बेटा जिद नहीं करते, आप दोनों गुड बॉयज़ हो ना। चलो दादाजी और दादी के साथ जाओ और आराम करो, रात बहुत हो गई है ना। थोड़ी देर तक ना नुकुर करने के बाद अक्षत, कियान भी आखिरकार वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनिता उन दोनों के दोनों छोटे छोटे हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। जाने से पहले वो एक आखिरी बार बेड पर लेटे हर्ष को एक नज़र भरकर देखती है। अनिता, अर्नव, अक्षत, कियान को लेकर वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके कानों में अनन्या की आवाज़ पड़ती है, अंकल आंटी। इस पर अनिता और अर्नव के जाते हुए कदम रुक जाते हैं। अनन्या उनके सामने अपने हाथ जोड़कर रूंधे गले से कहती है, थैंक यू अंकल आंटी, अगर आज आप लोग नहीं होते तो। अनन्या इतनी इमोशनल हो गई थी कि वो आगे की बात कह भी नहीं पाती। अर्नव एक मुस्कान के साथ कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हर्ष हमारा बेटा है और तुम भी तो हमारी बेटी जैसी हो। अब हम तुम सबके लिए ये नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अनन्या उनकी बात सुनकर हाँ में अपना सर मिला देती है। ये कहकर अर्नव, अनिता, अक्षत, कियान के साथ वहां से निकल जाते हैं। वार्ड से बाहर आने के बाद अर्नव की नज़र अपने सामने खड़े विश्वास पर पड़ती है। वो विश्वास के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, थैंक यू सो मच विश्वास, तुम यहाँ हर्ष को सही वक्त पर लेकर आए। तुम जानते नहीं हो तुमने मुझ पर और अनिता पर कितना बड़ा एहसान किया है। अनिता भी अर्नव का साथ देते हुए कहती है, हाँ विश्वास, मैं और अर्नव हम दोनों जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। विश्वास ना में सर मिलाते हुए कहता है, कोई बात नहीं सर मैडम, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज़। अर्नव उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराते हैं। अर्नव उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं,
विश्वास, मैं और तुम्हारी मैडम अक्षत कियान को लेकर आज रात स्टे के लिए पास के किसी होटल में जा रहे हैं। हर्ष की वाइफ उसके साथ आज रात उसके वार्ड में रुक रही है। तुम कुछ गार्ड्स को वार्ड के बाहर बिठा दो और तुम भी आज रात के लिए आराम करने के लिए चले जाओ। ऐसे ही कुछ और इंस्ट्रक्शंस देकर अर्नव वहां से अनिता और अक्षत कियान को लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विश्वास उनके इंस्ट्रक्शंस पर तुरंत ही अमल करते हुए अपने 8 से 10 भरोसे के काबिल गार्ड्स को वहां हर्ष के वार्ड के बाहर बिठा देता है। वहीं वार्ड के अंदर अनन्या अब भी लगातार अपने सामने बेहोश पड़े हर्ष को देख रही थी। हर्ष को ऐसी हालत में देखकर अनन्या को अपने दिल में काफी दर्द हो रहा था। वो अपने हाथों से हर्ष के बाल सहलाने लगती है। अनन्या हर्ष के बेजान से चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहती है, जल्दी होश में आ जाए और ठीक हो जाए ना। मुझे आपको ऐसे चुप चुप देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझसे बात कीजिए ना। ये कहने के बाद अनन्या सुबक पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें हर्ष के सीने पर मौजूद प्लास्टर पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद अनन्या वार्ड में रखे सोफे पर जाकर लेट जाती है। वो लगातार एकटक हर्ष का चेहरा रही थी। वो बस उम्मीद कर रही थी कि जल्द से जल्द अब हर्ष को होश आ जाए। हर्ष का चेहरा देखते देखते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। 236 घर चलो हाश। अनिता अर्नव अक्षत कियान को लेकर पास ही के एक होटल में आए थे। अर्नव ने एक बड़ा सा वीआईपी स्वीट ज्यादा पैसे देकर बुक करवाया था। अनिता अक्षत कियान के साथ बेड पर लेटी थी। वो उनका मन बहलाने के लिए उन्हें कोई कहानी सुना रही थी। कहानी सुनाने के बाद अनिता देखती है अक्षत कियान अभी भी सो नहीं रहे हैं, तो वो बड़े प्यार से अक्षत कियान के सरों को सहलाते हुए कहती है, चलो अक्षत कियान अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना। इस पर अक्षत कियान कुछ ना कहते हुए बस खाली आंखों से अनिता को ही देख रहे थे। अनिता को समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं। उसे उनके लिए बुरा लग रहा था। ये उनकी उम्र नहीं थी ये सब देखने की। दोनों अभी बहुत छोटे थे। अनिता मुस्कुराते हुए उनके गालों पर थपकी मारते हुए कहती है, डोंट वरी, आपके मम्मा पापा बिल्कुल ठीक है। कल सुबह चलेंगे ना हम उनसे मिलने। अक्षत कियान उसकी बात सुनकर अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। उनके सोने के बाद अनिता एक गहरी सांस लेकर वहां से उठ जाती है और एक नज़र उन दोनों को देखकर बाहर स्वीट के हॉल में आ जाती है। वो देखती है अर्नव खिड़की के बाहर खड़े पुणे शहर को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अनिता चलकर उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। अर्नव बिना उसकी तरफ देखे काफी शांत और धीमी आवाज में कहते हैं, वो दोनों सो गए। अनिता हमें सर मिलाकर कहती है, हाँ सो गए। वैसे तो वो दोनों अपने मम्मा पापा के पास जाने की जिद कर रहे थे, पर अभी मैंने उन्हें समझाकर सुला दिया है। अर्नव बस हाँ में सर हिला देते हैं। उनके चेहरे से नींद पूरी तरह से गायब थी। उनकी आंखें तो पूरी तरह से शांत थी, पर उसमें एक तूफान था। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद अनिता अर्नव से कहती है, ये सब आखिर किसने किया है? कौन है इसके पीछे? कहीं जिंदल फैमिली में से? इसके आगे की बात अनिता अधूरी छोड़ देती है। अर्नव उसकी बात सुनकर इस बारे में सोचने लगते हैं। अभी वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके पैंट की जेब में रखा उनका फ़ोन बजने लगता है। अर्नव फ़ोन पिक करके उस पर बात करने लगते हैं। सामने से एक धीमी मगर सीरियस आवाज़ आती है, सर हमें उस इंसान का पता चल गया है जिसने हर्ष सर पर वो हमला किया था। इस पर अर्नव बिना किसी एक्सप्रेशन के भारी स्वर में कहते हैं, कौन है वो? इस पर मौजूद आदमी कुछ देर तक अर्नव को कुछ बताने लगता है, जिसे सुनकर अर्नव की आंखें छोटी हो जाती है। वो फ़ोन रखते हुए कहते हैं, ठीक है, कुछ करने से पहले मेरे ऑर्डर का इंतज़ार करो और उन लोगों पर नज़र रखो। ये कहकर अर्नव फ़ोन कट कर देते हैं। वो पीछे खड़ी अनिता को एक नज़र देखकर अपने फ़ोन में देखते हुए कहते हैं, नहीं अनिता, जैसा तुम समझ रही थी वैसा नहीं है। इन सब में जिंदल फैमिली में से किसी का भी कोई हाथ नहीं है। अगली सुबह हर्ष के वार्ड में सोफे पर सो रही अनन्या की खूबसूरत नीली आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। आंख खुलते ही एक झटके में उसे कल की सारी बातें याद आ जाती है। कैसे कल हर्ष पर जानलेवा हमला हुआ था, कैसे उसने अपने सुहाग को लगभग खो ही दिया था। ये सब याद करके वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है तो देखती है हर्ष अभी भी वैसे ही बेहोश लेटा है जैसे कल रात को उसकी आंख लगने से पहले था, जो देखकर अनन्या का चेहरा फीका पड़ जाता है। अनन्या अपनी जगह से उठकर बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो लगातार हर्ष का चेहरा देख रही थी जो बिल्कुल बेजान सा था। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ कतरे आंसू अनन्या की आंखों में आ ही जाते हैं। वो हर्ष के माथे को बड़े प्यार से चूम लेती है। अनन्या हर्ष को देखते हुए अपने मन में कहती है, प्लीज़ हर्ष उठ जाए, मेरे लिए नहीं तो अक्षत कियान के लिए ही सही, पर उठ जाए ना, हम तीनों आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। कुछ देर तक हर्ष को देखने के बाद अनन्या वॉशरूम चली जाती है। वो फ्रेश होकर बाहर आती है और एक टूल लेकर हर्ष के बेड के पास ही उसे देखते हुए बैठ जाती है। उसने हर्ष का एक हाथ अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। तभी वार्ड का दरवाज़ा नॉक होता है। अनन्या एकदम से अपनी जगह से उठ जाती है। अर्नव अनिता अक्षत कियान को लेकर वहां आ चुके थे। वार्ड के अंदर आते ही अनिता अर्नव की नज़र हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़े हर्ष पर पड़ती है, जिससे उनकी उम्मीद को एक धक्का लगता है। वही अक्षत कियान का भी हाल कुछ ऐसा ही था। अपने पापा को अब तक सोता देख उनके चेहरे लटक जाते हैं। वो सोच कर आए थे कि वो जब यहाँ वापस आएंगे तो उन्हें उनके पापा पहले जैसे फिट एंड फाइन हालत में मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अक्षत कियान कभी अपने पापा को देखते तो कभी अपनी मम्मा को। अक्षत हर्ष की फिक्र करते हुए अनन्या से कहता, मम्मा पापा अब तक क्यों छो रहे हैं? वो इतना तो कभी नहीं छोते।
इस पर अनन्या अपनी आंखों के कोनों से आंसू साफ करते हुए अक्षत कियान के सामने बैठ जाती है। वो एक नकली मुस्कान के साथ उन दोनों से कहती है, वो बेटा पापा है ना, काफ़ी थक गए थे, वो ठीक से सो पाए, इसीलिए डॉक्टर अंकल ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है, आप फिक्र मत करो, वो थोड़ी देर में जाग जाएंगे। अक्षत कियान अनन्या की बात सुनकर हाँ में सर मिला देते हैं। ठीक है मम्मा, तो हम बाहर तले दाते हैं ताकि पापा डिस्टर्ब ना हो जाए। कियान हर्ष को देखते हुए कहता है और वो दोनों अगले ही पल वार्ड के बाहर चले जाते हैं। अक्षत कियान के जाने के बाद अनन्या अनिता और अर्नव को देखने लगती है। अनिता हर्ष को देखते हुए कहती है, क्या हर्ष को होश आया था? इस पर अनन्या अपना सर झुकाकर ना में सर मिला देती है। इसी तरह दोपहर का वक्त हो जाता है पर हर्ष को होश अभी भी नहीं आता। अनन्या अब भी उसके सामने बैठी थी जबकि अनिता और अर्नव वार्ड के बाहर मौजूद थे, जबकि अक्षत कियान विश्वास के साथ हॉस्पिटल के कैंटीन गए हुए थे। थोड़ी देर बाद अर्नव जाकर वहां मौजूद एक खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। अनिता भी उन्हें ही देख रही थी। वो चलकर उनके पास आती है और उनके कंधे पर हाथ कर भारी गले के साथ कहती है, ये लोग हैं कौन और उन्होंने हर्ष के साथ ऐसा क्यों किया? उनकी हर्ष के साथ क्या दुश्मनी थी, या कहीं उन्होंने हमारी वजह से तो? अर्नव उसकी बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, अब ये तो हमें हर्ष ही बता सकता है, इसके बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे। तभी वार्ड के अंदर हर्ष का हाथ थामे बैठी अनन्या महसूस करती है कि हर्ष के हाथ में कुछ हरकत हो रही है। वो अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो सच में हर्ष की आंखें फड़फड़ा रही थी। हर्ष, हर्ष, अनन्या धीमी आवाज़ में हर्ष को पुकारती है। पर तभी ना जाने हर्ष को क्या हो जाता है, उसकी सांसें एकदम से तेज हो जाती है और वो बेहोशी में ही तड़पने लगता है। वो कुछ हड़बड़ा सा गया था, उसे यूं तड़पता देख अनन्या जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। हर्ष, हर्ष, ये क्या हो रहा है आपको? अनन्या तेज आवाज में कहती है। उसकी तेज आवाज वार्ड के बाहर चली जाती है, जो अनिता और अर्नव के कानों तक भी चली जाती है। वो दोनों भी भागकर अंदर आते हैं। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर वो दोनों भी भागकर उसके पास आ जाते हैं। क्या हुआ हर्ष को? अनिता अनन्या से लगभग चीखते हुए कहती है। अनन्या रोते हुए कहती है, पता नहीं आंटी, अभी तो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं क्या हुआ। अर्नव हर्ष की ये हालत देखकर अनन्या को घूरते हुए कहते हैं, अरे तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ और किसी डॉक्टर या नर्स को बुलाकर लाओ। उनकी बात सुनकर अनन्या भी हरकत में आ जाती है, जल्दी से वार्ड के बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो एक डॉक्टर को अपने साथ ले आती है। डॉक्टर हर्ष को देखते हुए सबको हर्ष से दूर रहने के लिए कहता है। वो हर्ष के हाथ पर एक इंजेक्शन लगा देता है। कुछ देर बाद हर्ष का तड़पना धीरे धीरे कम हो जाता है और वो बिल्कुल शांत हो जाता है। अनन्या से उसकी ये हालत अब और देखी नहीं जाती। वो वार्ड से बाहर निकल जाती है और खिड़की के पास जाकर अपना मुंह दबाकर रोने लगती है। अर्नव अनिता हर्ष की फिक्र में उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। अर्नव फिक्र करते हुए डॉक्टर से कहते हैं, क्या हुआ डॉक्टर, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था? ये ठीक तो है ना? डॉक्टर हर्ष की हार्ट बीट को चेक करते हुए कहता है, हाँ, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, इन्हें धीरे धीरे होश आ रहा है, ये सिर्फ एक माइनर सा पैनिक अटैक था, शायद इन्होंने कोई बुरा सपना देखा था। डॉक्टर की बात सुनकर अनिता अर्नव दोनों की जान में जान आती है। वो दोनों लोग हर्ष को टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सच में डॉक्टर के कहे अनुसार हर्ष की काली गहरी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। हर्ष को पहले तो सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, पर धीरे धीरे उसे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। हर्ष को महसूस होता है कि उसके सीने में असहनीय दर्द हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में 10 से 15 खंजर एक साथ मार दिए हो। वो इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अपने होंठ कसकर भींच लेता है। अनिता और अर्नव उसे होश में आया देख एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। हर्ष को महसूस होता है कि वो जिंदा है और इस वक्त किसी हॉस्पिटल के बेड पर है। एक एक करके उसे सारी बातें याद आ जाती है, कैसे उस दिन किसी ने उस पर गोली चला दी थी, जिसका सबूत उसके सीने पर बंधा वो प्लास्टर है। हर्ष को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है। वो पिछली बार की तरह इस बार भी मौत को चकमा देने में कामयाब रहा। तुम ठीक हो हर्ष? अनिता हर्ष के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है। अनिता की आवाज़ सुनकर हर्ष अपनी गर्दन फेरकर अनिता और अर्नव की तरफ देखता है। अपने माता पिता को वहां देखकर हर्ष की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो अपनी कमज़ोर आवाज़ में उन दोनों से कहता है, आप दोनों यहाँ? अनिता उसकी बात सुनकर लगभग रोते हुए कहती है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और हम तुम्हें देखने भी ना आए। हर्ष इस पर कुछ नहीं कहता। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कितने दिनों से इस हॉस्पिटल में एडमिट है। वो अर्नव को देखते हुए कहता है, मैं यहाँ कितने दिन से हूँ? इस पर अर्नव उसे बताते हुए कहते हैं, डोंट वरी, अभी बस एक ही दिन हुआ है, कल तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था और आज तुम्हें होश आ गया है। हर्ष उनकी बात सुनकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले ही पल उसे अनन्या और अक्षत कियान का ख्याल आता है। वो अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक कर तेज आवाज में अर्नव अनिता से कहता है, बीवी, अक्षत कियान, वो तीनों कहाँ है? वो ठीक है ना? अनिता उसके बाल सहलाते हुए उसे शांत करते हुए कहती है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो लोग यही है, तुम्हारी बीवी वार्ड के बाहर गई है और अक्षत कियान हॉस्पिटल के कैंटीन गए हैं, उन्हें भूख लग रही थी ना।
हर्ष ये बात सुनकर राहत की एक लंबी सांस लेता है। कुछ देर तक कोई किसी से कुछ नहीं कहता। हर्ष किसी गहरी सोच में था। वो यही सोच रहा था कि उस पर वो हमला आखिर किया किसने। वो अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, क्या आपको पता है कि ये सब किसने किया था? इस पर अर्नव कुछ कहने ही वाली होते हैं कि अनिता हर्ष को डांटते हुए कहती है, होश में आते ही पहले इन सब के बारे में सोचना ज़रूरी है क्या? उस इंसान को तो हम बाद में मज़ा चखाएंगे, तुम अभी आराम करो। हर्ष, तुम्हारा ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। हर्ष इस पर अनिता अर्नव से नज़रें हटाकर सीलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अगर आप दोनों को इस बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। अनिता कुछ कहने ही वाली होती है कि अर्नव उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। वो हर्ष से कहते हैं, किसी रघुनाथ रायज़ादा ने तुम पर वो अटैक करवाया था। रघुनाथ रायज़ादा। हर्ष ये नाम सुनकर अपने मन में इसे दोहराता है। उसे ये नाम कुछ सुना सुना लग तो रहा था। थोड़ी देर दिमाग पर जोर डालने के बाद उसे कुछ दिनों पहले अपने और उर्वशी रायज़ादा के बीच की वो मुलाकात याद आ जाती है। उसे याद आता है उर्वशी ने अपने डैड का नाम रघुनाथ रायज़ादा बताया था। अब हर्ष को सारा माजरा समझ में आ रहा था। उसे उर्वशी की वो बात याद आ जाती है। उर्वशी ने उसे दबे हुए शब्दों में जान से मारने की धमकी दी थी। उसे लग रहा था कि वो हमला उर्वशी ने करवाया था, जिसे सोचकर उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। आखिर वो उर्वशी को इतना अंडरस्टाइमेंट कैसे कर सकता था? बात उस तक थी तब तक ठीक था, पर अगर कहीं उर्वशी ने उसकी जगह अनन्या या अक्षत के आन में से किसी को अपना टारगेट बना लिया होता तो क्या होता? अगर उन तीनों में से किसी को कुछ हो जाता तो हर्ष तो जीते जी मर जाता। जो सोचकर हर्ष अपनी आंखें कस के भींच लेता है। क्या हुआ हर्ष, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम जानते थे उन रायज़ादास को? उनकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी थी? अर्नव हर्ष को किसी सोच में गुम देखकर कहते हैं। हर्ष उस दिन की बात को याद करते हुए कहता है, कुछ दिनों पहले मैं अपनी फैमिली को घुमाने के लिए एक बीच पर ले गया था। ना जाने कहाँ से एक लड़की आकर मुझसे टकरा गई। मैंने उस लड़की पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसने मुझे अपनी नज़रों में अच्छे से बिठा लिया था। उसने कहीं से मेरा नंबर निकालकर मुझे फ्लिटी और वल्गर मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए। वो लगातार मुझसे यही कहती कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर उससे शादी कर लूँ, पर जब मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो वो लड़की खुद मेरे सामने आ गई। उसका नाम था उर्वशी रायज़ादा। वो मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी खूबसूरती का और अपने पैसों का लालच देने लगी। जब मैंने तब भी उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे दबे हुए शब्दों में धमकी दी थी। मुझे लगता है ये सब उसने ही अपने पापा से कहकर करवाया है। शायद वो मेरा रिजेक्शन झेल नहीं पाए। अर्नव अनिता को अब सारा माजरा समझ में आ जाता है। अनिता आंखें नम हो जाती है। वो हर्ष को तेज आवाज में डांटते हुए कहती है, देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा। कितनी बार कहा था तुमसे कि हमारे साथ दिल्ली चलो, पर नहीं, तुमने तो सोच रखा है चाहे कुछ भी हो जाए मॉम डैड की बात नहीं मानूंगा। अरे तुम्हें पता भी है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? हमारी छोड़ो, अरे एक बार अपनी फैमिली की तो सोचो, उनका क्या होता? पर अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगी। चुपचाप अपने बीवी बच्चों को लो और चलो दिल्ली। उन रायज़ादा से तुम्हारे पापा डील कर लेंगे। हर्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। आज काफ़ी सालों बाद उसकी माँ ने उसे ऐसे हक से डांटा था। वैसे तो उसे गुस्सा आना चाहिए था, पर ना जाने क्यों अपनी माँ की डांट सुनकर उसे अच्छा लगा। वो अपनी माँ की आवाज़ में प्यार और उसको खोने का डर साफ साफ महसूस कर सकता था। अनिता का गला ये सब कहते हुए भारी था। अनिता आगे भी कुछ कहने ही वाले होते हैं कि अर्नव उसे रोकते हुए कहते हैं, अनिता ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हर्ष को आराम करने दो। ये कहकर अर्नव अनिता का हाथ पकड़कर उसे वार्ड से बाहर ले जा रहे होते हैं कि उनके कानों में हर्ष की आवाज़ सुनाई देती है, बीवी को अंदर भेजिए। अर्नव अनिता उसकी बात सुनकर उसे देखने लगते हैं। दोनों उसकी बात का कोई जवाब ना देते हुए वार्ड से बाहर निकल आते हैं। अनिता बाहर आकर देखती है कि अनन्या खिड़की के पास पीठ किए खड़ी है। उसके सुबकने की आवाज़ अनिता अर्नव के कानों में साफ साफ पड़ रही थी। अनिता चलकर उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिससे अनन्या का ध्यान टूट जाता है। वो पीछे मुड़कर अनिता को अपनी नम आंखों से देखने लगती है। अनिता बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, जाओ, हर्ष को होश आ गया है, वो तुम्हें बुला रहा है। अनिता के मुंह से ये बात सुनकर अनन्या की तो मानो दुनिया ही उसके पास वापस लौट आई हो। उसके चेहरे पर रोते रोते ही एक मुस्कान खिल जाती है। वो भागकर हर्ष के वार्ड में चली जाती है। जैसे ही अनन्या वार्ड के अंदर आती है उसके पैर अपनी जगह पर जम से जाते हैं। वो देखती है हर्ष बस एक टक सीलिंग को घूरे जा रहा है। उसने वैसे तो कोई आवाज़ नहीं की थी, पर तब भी हर्ष को उसके आने का पता चल गया था। वो उसको उसकी खुशबू से पहचानता था। हर्ष बिना अनन्या की तरफ देखे अपनी जगह से थोड़ा सड़क जाता है और अपने हाथ की एक उंगली से उसे अपने पास आकर अपने साथ लेटने का इशारा करता है। अनन्या भी उसका इशारा समझ जाती है। वो धीमे कदमों से जाकर उसके पास लेट जाती है। हर्ष उसकी कमर में अपना एक हाथ लपेट लेता है। अनन्या कुछ नहीं कहती, वो बस धीरे धीरे सिसक रही थी। उसके सिसकने की आवाज़ हर्ष के कानों तक भी पहुंच रही थी, जिससे उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। डोंट वरी बीवी, रोना बंद करो, तुम्हारा पति अभी मरा नहीं है। मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूं कि बंदूक की एक गोली से मर जाऊंगा। इस पर अनन्या रोते हुए लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहती है, आप चुप रहिए, आपको पता भी है मेरी क्या हालत हो गई थी। आइंदा से अगर आपने मुझे और अक्षत की आन को छोड़कर जाने की बात की ना तो देख लेना, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी।
ये कहकर अनन्या रोने लगती है। हर्ष एक नज़र उसके चेहरे को देखता है और फिर से सीलिंग को देखते हुए कहता है, बीवी तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पता है तुमने पहले से ही मेरे नाम पर बहुत सारी गंगा जमुना बहाई होगी, तो अब रोना बंद करो। कुछ देर रो लेने के बाद अनन्या भी बिल्कुल शांत हो जाती है। हर्ष उसे शांत देख उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो उसे किस करने ही वाला होता है कि अनन्या अपने आप को उससे छुड़ाते हुए जल्दी से बेड से उठ जाती है। वो रूंधे हुए गले से हर्ष को डार लगाते हुए कहती है, नहीं नहीं हर्ष, अभी आप आराम कीजिए, रोमांस करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। उसकी बात सुनकर हर्ष के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। अनन्या उसकी इस डेविल स्माइल को अच्छे से जानती थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो उससे नजरें चुराते हुए वहां से जा ही रही होती है कि हर्ष उसे रोकते हुए कहता है, रुको। अनन्या के कदम रुक जाते हैं। उसकी पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हर्ष वैसे ही मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कुछ भूल रही हो बीवी। उसकी बात सुनकर अनन्या की धड़कनें तेज हो जाती है। वो अब भी बिना पलटे कहती है, किस बारे में बात कर रहे हैं आप हर्ष? इस पर हर्ष बड़े प्यार से कहता है, अरे वह चीज़ जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी है। अनन्या के गाल अब उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा लाल हो जाते हैं। उसे लग रहा था हर्ष उसकी बात कर रहा है। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। तभी हर्ष उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहता है, अरे तुम भी कैसी बात कर रही हो? मैं अक्षत कियान की बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, वही तो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, और क्या। इस पर अनन्या का मुंह बन जाता है। वो पीछे मुड़कर हर्ष को गुस्से से घूरने लगती है। हर्ष को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने अपना चेहरा बिल्कुल सीरियस किया हुआ था। तो आप अक्षत कियान की बात कर रहे थे? अनन्या हर्ष को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहती है। हर्ष बड़े आराम से कहता है, हाँ मैं तो उनकी ही बात कर रहा था। फिर हर्ष कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, एक मिनट, फिर तुम क्या समझी? इस पर अनन्या एक फेक स्माइल के साथ दांत पीसते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं लेकर आती हूँ उनको। ये कहकर अनन्या वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल अननोन डायमेंशंस को, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।